स्टार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें पहले, फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने सामान परचेज कर लिया, सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड पीपल फॉर डूइंग जॉब इन आवर कंपनी। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल रिक्रूट पीपल ताकि वो हमारी कंपनी में आके जॉब करें। सो आप तुमसे भी याद रखोगी, बार बार ना इधर ना हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट मींस सबसे पहले वी विल फाइंड पीपल हु विल डू जॉब इन आवर कंपनी एंड उन लोगों में से वी विल सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन जिसको हमें जॉब पे रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैसे यहाँ पे अगर एओसी में हम लेट्स टॉक अबाउट, अगर रिसेप्शनिस्ट के लिए हमें कोई रोल चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम पहले मार्केट में एक ऑफर निकालेंगे कि रिसेप्शनिस्ट के लिए हमें एक रोल चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड है, बहुत सारे होते हैं, जो इंटरेस्टेड है वो सारे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जब वो सारे अप्लाई करेंगे उसमें से हम बेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेशंस ढूंढ के उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करवाना एंड सिलेक्शन मीन जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से बेस्ट वाले को सिलेक्ट करना, ठीक है। चलो अब इसमें सबसे पहला हमारा आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इनकी डेफिनेशन है बस। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर द पार्ट ऑफ सेम प्रोसेस, however they are slightly different to each other। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है attracting a range of suitable candidates, कुंजल यहां देख रहे, attracting a range of suitable candidates for given role within the organization, के लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि वो हमारी जॉब पे अप्लाई कर सके। It is the process of contacting the labor market both inside and outside the organizations, communicating opportunities and information and generating interest। मतलब इंटरनल लोगों को एक्सटर्नल, ये बिल्कुल 12 से लिंक है तुम्हारा। इंटरनल लोगों को, एक्सटर्नल लोगों को हम इंफॉर्मेशन देंगे कि कंपनी में जॉब निकली है एंड उनका इंटरेस्ट बनाएंगे कि आप हमारी कंपनी में जॉब अप्लाई करो। हो सकता है पैकेज ज्यादा दे या हो सकता है और चीजें ज्यादा हो, वो चीज, ठीक है। क्या होगा वहां कैसे होगा? अरे इसकी तुम्हें बताना चाह रही थी, तो पहले ही बता रही थी, तब तो आप मेरे को गुस्सा करते हो। जो चीजें वो तो बताइए तो पहले, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिक्रूटमेंट। अब होता है सिलेक्शन। क्या होता है सिलेक्शन? मींस जो हमारे पास रिक्रूटमेंट पे एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करना। सो सिलेक्शन प्रोसेस आर एम्ड एट चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है। द ओवरऑल, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा आपसे। The overall aim of recruitment and selection process is to obtain the quantity and quality of employees। क्वांटिटी कैसे, ज्यादा लोग अप्लाई करें और उसमें से हम बेस्ट बंदे को देंगे। ये दोनों काम होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन दोनों के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द फायदे ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? तो employees are critical to the success of the organization. It is therefore vital to ensure that correct staff are selected who have appropriate skills. If unsuitable persons are hired for a role, they are likely to be discontent, will be unlikely to give their best, and will be more likely to leave either voluntarily or involuntarily। Means अगर हम उन बंदों को बुलाएंगे जो suitable नहीं है, जिनको या तो काम नहीं आता या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को भी बुला देंगे, तो होगा क्या? पहला क्या हो सकता है कि वो खुश नहीं होंगे काम से, हम भी खुश नहीं होंगे काम से, ना वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन देयरफॉर कैन बी, द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अगर हमारी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बेकार होती है तो उस चीज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो पहला क्या होगा? हाई स्टाफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोगों का निकलना। टर्नओवर मींस बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। टर्नओवर कोई और नहीं होता है वैसे। टर्नओवर सेल्स, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स मतलब कितना माल बिक गया। ऐसी एम्प्लॉय टर्नओवर कितने लोग चले गए छोड़ के, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग नए जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आएंगे दोनों। हाँ, दैट मींस हाई स्टाफ टर्नओवर है। जहां पे लोग निकलते ही नहीं है, उनको कंपनी इतनी प्यारी लगती है, तो वो होगा लो स्टाफ टर्नओवर, के लोग इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाते।
सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पुअर रिक्रूटमेंट का? हाई स्टाफ टर्नओवर, हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर वैकेंसीज। हमने एडवर्टाइजिंग टीवी पे दिखा दी, कहीं और दिखाई तो बहुत खर्चा हो गया। मैनेजमेंट टाइम इन्वॉल्व इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, हमने मैनेजमेंट वालों को कितना टाइम लगाया? जो टाइम काम करने में लगाना था वो काम हमने रिक्रूटमेंट में लगा दिया, तो वो वेस्ट हो गया। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसमिसल, लोगों को निकालने के बहुत खर्चे होते हैं, जब लोगों को डिसमिस करते हैं उस टाइम पे बहुत खर्चे होते हैं, वो चीज। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हाई स्टाफ टर्नओवर ऑन जनरल मोरल एंड मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक कंपनी में बहुत जल्दी लोग छोड़ के जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो और भी लोग काम कर रहे हैं वो भी, उनका मोरल भी बहुत लो हो जाएगा कि यार या तो हर आदमी छोड़ के जा रहा है। मोरल वैसे मतलब क्या होता है? मोरल होता है मतलब तुम्हारी मोटिवेशन काइंड ऑफ, तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो जाएगी कंपनी के लिए कि यार कंपनी में लोग इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कोई भी बंदा अगर तुम्हारे साथ काम करेगा वो सबसे पहले देखेगा तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉयज कितना टिकते हैं। अगर एम्प्लॉयज ही बार-बार छोड़ के भाग रहे हैं तो वो तुम्हें काम भी ज्यादा नहीं देगा। रिड्यूस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब मार्केट से हमें काम कम मिलेगा क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज लीडिंग टू कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन, अच्छे लोग थे वो चले गए छोड़ के, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी होगी वो भी गिरेगी, एंड क्वालिटी गिरेगी तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होगा वो भी खराब निकलेगा और कंपनी की वैल्यू ना होगा। अच्छी लोग रिक्रूटमेंट की वजह से मेरे छोड़ के जाते हैं, मतलब बेकार लोग आ रहे हैं तो उनको मजा नहीं आ रहा उनके साथ काम करने। नहीं, अच्छे लोग का मतलब है कि हमने रिक्रूटमेंट बड़े गलत तरीके से करी है, हमने लोग ही गंदे पकड़े हैं। हाँ तो अब जब लोग गंदे पकड़े हैं वो बार-बार आ रहे जा रहे हैं तो जो अच्छे लोग हैं वो भी क्या बोलेंगे तो बेकार कंपनी ऐसे कि कुछ भी बंदे हायर कर लेते हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ के ले आती है। मैं इतने हाई लेवल पे हूँ, मेरी सेम लेवल पे इन्होंने ऐसे किसी बंदे को पढ़ के ले तो मैंने काम करता है। सो वो चीज होगी। सो अगर हमारा पुअर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगा तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। चलो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 फटाफट से। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री may have marked effect on ability of organization to attract suitable candidates, true or false? True. Why? Because economic situation एक country का तो सर अगर कम होगी इकोनॉमिक सिचुएशन तो लोग ऐसा काम होगा नहीं, और अगर कंपनी मिल रही है तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो ट्रू। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है तो ऑब्वियसली फिर क्या कहते हैं, मुझे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है तो मुझे शायद अच्छे लोग मिले भी ना, क्योंकि मार्केट में लोग ही नहीं है वो वाले। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी मैं बुरा हूँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाँ जी नहीं, 2 hours are sufficient for the time। अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। नहीं अभी नहीं है, नहीं अभी ठीक है 2 hours, बिकॉज क्या होता है थोड़ा आवर्स 3 hours करेंगे ना तो शादी भी थोड़ा बोर हो जाएगी एंड डेली 3 hours विल बी लाइक, फिर वो और कुछ नहीं बढ़ पाएगा। तो 2 hours are sufficient। अभी जब होगा जिस दिन हुआ एक्स्ट्रा तो आई टेक, वो कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, हाँ हाँ यू से क्यों मतलब फेसिंग वाला है? हां फेसिंग वाला है। अच्छा मकली हाँ नहीं मैम इट्स कंप्लीटली फाइन। नहीं कोई इशू नहीं, नहीं सीरियसली मैं एक बार आती हूं तो आज दिन कराने का मुझे नहीं है। नहीं in my case you don't need to worry, it has option, it's completely fine। बैंक में जाके आता चलो ओके, कुछ भी नहीं है। नहीं थैंक यू मैम। थैंक यू चलो ओके थैंक यू। एंड गाइस सॉरी सो अंडरस्टैंडिंग 1। चलो नेक्स्ट पार्ट आता है। अब आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है कि किस तरह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। तो सक्सेसफुल फाइंडिंग, पहले रिक्रूटमेंट होता है उसका सिलेक्शन, पहले रिक्रूटमेंट होता है फिर सिलेक्शन होता है। वैसे डिफरेंस क्या होता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट लोगों को ढूंढना, अभी ऊपर वही तो बहुत सारा
चलो, सक्सेसफुल फाइंडिंग ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर अ गिवन रोल tends to require 9 different stages that is split between recruitment and selection. Recruitment and selection में there are 9 stages. पहले recruitment की आती है, उसके बाद फिर selection की स्टेज आती है. So basically stage क्या होती है मैं बता दूं. सबसे पहले होगा agree vacancy, कि कंपनी में ये जॉब चाहिए. ध्यान से सुनना, मैं एक बार बोलूंगा, बार-बार नहीं बोलूंगा ये पॉइंट. तो फिर से धीरे-धीरे बोल नोट करना. हाँ, मैं धीरे-धीरे बोलूंगा. agree vacancy मतलब कि कंपनी में जॉब हमें चाहिए. हमें एक बंदा इस पोजीशन के लिए चाहिए. देखो, हमें इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, दैट इज अग्री वैकेंसी. ऑल्दो इतना डिटेल में मत लिखना, क्योंकि आगे ये सारे टॉपिक इसी एक्सप्लेन है. इस चैप्टर में सारे टॉपिक ही डिटेल में एक्सप्लेन है, तो तुम शॉर्ट में लिख सकते हो अग्री वैकेंसी. इसके बाद आता है जॉब एनालिसिस, कि किस टाइप की जॉब चाहिए. जॉब एनालिसिस किस टाइप की जॉब चाहिए. इसके बाद आए जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब के अंदर हमें बंदे से क्या क्या काम करवाना है. अगर बंदा जॉब होगा तो उस बंदे से हमें क्या क्या काम करवाना है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. बंदे से क्या क्या काम करवाना है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. हाँ बोल. उसके बाद आएगा पर्सन स्पेसिफिकेशन, कि जो बंदा ये काम करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या उसका स्किल सेट होना चाहिए. सो दैट इज पर्सन स्पेसिफिकेशन. पहले देखेंगे जॉब चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो कौन सी चाहिए, जो चाहिए उसमें क्या क्या काम होने चाहिए, बंदा जो होगा वो कैसा चाहिए. उसके बाद होता है अट्रैक्ट कैंडिडेट्स. अब हम मार्केट से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन, naukri.com, इतनी सारी वेबसाइट्स पे हम अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि हमें जॉब चाहिए, हमें बंदा चाहिए, हमें बंदा चाहिए इस जॉब के लिए. ठीक है, ये होता है अट्रैक्ट कैंडिडेट्स. These 5 process are for recruitment, कि बंदा हायर कर, बंदा सिर्फ ढूंढना है हम. इसके बाद होता है सिलेक्शन. यहां पे जब इस स्टेज पे मैं पहुंचा, बहुत सारे लोगों ने जॉब अप्लाई कर दी. जॉब अप्लाई करने के बाद अब आता है सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म. वो सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे मुझे कंपनी में कि सर ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारा सीवी है, वो सब भेजेंगे. उसमें से फिर मैं इंटरव्यूज दूंगा. इंटरव्यूज के भी बहुत सारे तरीके होंगे. इंटरव्यूज लेने के बाद मैं डिफरेंट टेस्ट लूंगा. बहुत सारे टेस्ट होंगे. टेस्ट के बाद मैं देखूंगा उनके रेफरेंस के, हर बंदा टेस्टिंग के बाद जो बंदे बच गए फाइनल के रखने हैं, फिर मैं उनका रेफरेंस लूंगा. कि जैसे फॉर एग्जांपल जब भी तुम कभी जॉब अप्लाई करोगे, तुमसे पूछा जाएगा 2 रेफरेंसेस दो, चाहे तुम अपने पेरेंट्स का दे दो, चाहे फ्रेंड का दे दो, किसी का भी दे दो. उसका रीजन क्या होता है, वो उस बंदों को कॉल करके तुम्हारे बारे में पता करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अभी बात केस हुआ था, एक बंदे ने जोश में अपने फ्रेंड का नंबर दे दिया, तो कंपनी वालों ने इनडायरेक्ट एक बंदे से कॉल करवाया कि उससे पूछ के बंदा कैसे है. तो दोस्त है, दोस्त तो वैसे ही होते हैं, बेकार आदमी है, कोई काम नहीं करता, निकम्मा आदमी है, ऐसे बोल दिया तो उसको जॉब नहीं मिली चक्कर. तो ये चीज याद रखना, कभी भी रेफरेंसेस दो तो पहले उस बंदे को बोल देना कि देख मैं रेफरेंस में तेरा नाम डालूंगा, कल को अगर कॉल आया तो मेरी तारीफ करियो, बेइज्जती मत करना. ठीक है, तो बोलते हैं रेफरेंसेस. और जब रेफरेंस भरोसा कौन कर सकता है, ऐसे मामलों में फ्रेंड्स पे कौन भरोसा करता है. नहीं, तभी उनको पहले बोल दो कि भाई तेरा रेफरेंस दिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम मेरे को ही बता. तो जब भी मेरे नाम का कोई कॉल है कि अंशुल कैसा है, तो अच्छी तारीफ करे, मेरी बेइज्जती ना करे. मुंह पे जितनी करनी है करनी. ठीक है, या बोले तो खिला दूंगा, टेंशन ना ले, पार्टी दे दूंगा, अपना खुश हो जाए. ठीक है. ये अट्रैक्ट कैंडिडेट्स मतलब अब मुझे जो सब कुछ फाइनल हो चुका है, कैसे बंदे चाहिए. अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट naukri.com पे अपलोड करूंगा कि मुझे बंदे चाहिए जो न्यूज़पेपर में डालेंगे. न्यूज़पेपर जैसे सीए चाहिए मुझे, या सीएस चाहिए, या एसीसीए चाहिए, वो मैं पोजीशन डालूंगा. उसके बाद फिर लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारा. सर ये तो सर इसके इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस पता है चाहिए 12th में तो पूरा याद किया था. तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे को ये जो चैप्टर है इसमें रट्टा नहीं मारना है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ऊपर से करेंगे. इसमें कोई थ्योरीज नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझ में आना चाहिए चैप्टर. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ बिट फास्ट. इसके बाद आता है वी विल नाउ लुक फॉर ईच स्टेज, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. पहला स्टेज है अग्री द वैकेंसी टू बी फिल्ड, कि हमें अग्री देखना है कि वैकेंसी है कि नहीं. मतलब when an employee leaves an organization, the vacancy they leave present an opportunity to business either to reassess the requirement of job or to consider restructuring. मतलब अगर कोई बंदा जॉब छोड़ के जाता है तो दो चीजें होती है. हम क्या सोचेंगे एज अ कंपनी, या तो इसकी जगह कोई और बंदा रखो, या फिर ये रोल ही हटा दो, इस रोल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो बंदा जा चुका है, किसी और बंदे से काम कराने की जरूरत नहीं है, ये रोल ही हटा दो.
जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से ही काम करा लेंगे। दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीअसेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर, ये चीजें चेक करती है वो, एनालाइजिंग द रोल ऑफ इन द मोर डिटेल, व्हाट इज द पर्पस, हैज इट चेंज्ड, दिस कुड लीड टू। अब इसका मतलब क्या है, एनालाइजिंग द रोल, जो भी रोल है, जो भी वैकेंट हुआ है, जो बंदा छोड़ के गया है, हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि बंदा क्यों छोड़ के गया। कंपनी में बंदा या तो रिटायर होगा या फिर वो छोड़ के जाएगा। अगर रिटायर हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो छोड़ के गया तो क्यों छोड़ के गया हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या पता चलेगा हमें, नॉट रिप्लेसिंग द एम्प्लॉय, कुड द वैकेंट रोल बी हैंडल्ड बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ थ्रू रीट्रेनिंग, प्रमोशन और एडिशन वर्क। अगर बंदा छोड़ के गया है, हम देखेंगे एक क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हीं से ये काम करा लें। दूसरा, रिप्लेसिंग द एम्प्लॉय विद अ पार्ट टाइम वर्कर ऑल्टरनेटिव टू फुल टाइम एम्प्लॉय इंक्लूडिंग होम वर्किंग, जॉब शेयरिंग, फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अपार्ट फ्रॉम फुल टाइम बंदा रखे, हम एक बंदा पार्ट टाइम के लिए रख लेते हैं कि यार ये जॉब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 घंटे के लिए आके काम करके चले जाओ, घर से काम कर लो। ये चीज हम एनालाइज करेंगे उस जॉब के लिए। दैट इज, सबसे पहला होता है अग्री टू वैकेंसी फील्ड, कि हमारी वैकेंसी है, हमें इस रोल के लिए बंदा चाहिए। अगर यहीं पे हमने देख लिया कि यार जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से काम करा लेंगे, तो मतलब हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ job analysis, the process of job analysis start with detailed study and description of tasks that make up the job, के क्या-क्या चीज हमें करानी है, ये डिटेल में नहीं बताया हुआ इसमें, हमें क्या-क्या चीज बंदों से करानी है, that is job analysis। इसके बाद हमें छोड़ रखा है, मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वंस मैनेजमेंट फुली अंडरस्टैंड द रोल, के किस टाइप की हमें नौकरी चाहिए, दे विश टू फिल, they can prepare a job description। job description क्या होता है? कभी भी तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है पूरी, कि आप ये काम करोगे, आप ये चीजें करोगे, आप यही चीजें करोगे, वो सब करोगे। दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो गाइस, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट फॉर द पर्पस, स्कोप ऑफ ड्यूटीज and responsibilities of the job। मतलब broad statement of the purpose, जॉब का पर्पस क्या है, जॉब में क्या क्या ड्यूटीज हैं एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब की। मेरे गाइस सर, हाँ, जैसे जॉब एनालिसिस में जैसे मैनेजर की अगर जॉब है, मतलब जॉब एनालिसिस मतलब वो आइडेंटिफाई करना मैनेजर चाहिए कि मतलब सेल्स मैनेजर चाहिए, नहीं, बंदा नहीं देखना, जॉब देखना कि हमें किस टाइप का काम करवाना है। अब जैसे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम करवाना है, रिसेप्शनिस्ट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए रिसेप्शनिस्ट में, कि ये चीजें चाहिए। दैट इज जॉब एनालिसिस। जब जॉब एनालिसिस हो जाएगा तब हम एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे हमें एक बंदा चाहिए जो जिससे हम ये काम करवाएंगे। दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी एनालाइज करेंगे वो हम डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे। ठीक है? सो अ टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन वुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या होगा ध्यान से सुनो। जॉब टाइटल, जॉब टाइटल के किस चीज का जॉब है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर या जो भी है। पर्पस ऑफ जॉब, जॉब का पर्पस क्या है। पोजीशन ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू अदर कंपनीज, कि आप जो होगे इस लेवल पे काम करोगे। की डिफिकल्टीज इन जॉब, के जॉब में यही चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वर्किंग कंडीशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बताओगे कि आपको फिजिकली हो सकता है क्लाइंट के पास भी जाना पड़े, हो सकता है आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़े। प्रिंसिपल ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। एंड बेस सैलरी, के इस जॉब के लिए आपको कितनी एन अप्रोक्सीमेट सैलरी मिलेगी। ये होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। सर की डिफिकल्टीज मतलब कि कुछ जॉब के अंदर हो सकता है कि मंथ एंड में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा भी बैठना पड़े, एक्स्ट्रा वर्क भी काम करना पड़े। दैट इज की डिफिकल्टीज इन जॉब। प्रिंसिपल ड्यूटीज, कि आपको टोटल क्या क्या काम करना है, आपसे ये करवाया जाएगा, आपसे ये करवाया जाएगा, आपसे ये करवाया जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल ड्यूटीज। ठीक है? अब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन हैव सेवरल मेन पर्पसेस। इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। क्या होता है इसका पर्पस? दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग द रोल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन देख के ही कोई बंदा कंपनी में आएगा। अब मैं अगर जॉब डिस्क्रिप्शन ना दूं, रिक्वायर्ड फाइनेंस मैनेजर, भाई किस लेवल का बंदा चाहिए? एक फ्रेशर भी चलेगा या कोई सीनियर भी चलेगा या एक्सपीरियंस बंदा चाहिए? हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने सिर्फ लिख दिया फाइनेंस मैनेजर चाहिए। क्वालिफिकेशन में आएगा ना? नहीं, मैंने लिखा मेरी कंपनी में फाइनेंस हेड है,
वो चाहिए। यही बताया कि फाइनेंस हेड काम क्या करता है, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा। अब फाइनेंस हेड मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन उसमें काम बहुत अलग होते हैं जो शायद मैंने ना किए, तो फालतू लोग भी अप्लाई कर देंगे, बहुत सारे इररिलेवेंट अप्लाई करते हैं। सो दैट इज यूजफुल, जॉब डिस्क्रिप्शन इज यूजफुल कि ये बताता है कि हम आपसे ये काम करवाएंगे। अब जिस बंदे को ये काम आता ही नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। अब मेरे को अगर कोई बोले कि ये चीज करनी है, जो चीज मैंने कभी नहीं करी, तो मैं कभी उस चीज में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन उस चीज में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस बेस पे आप एडवर्टाइज करते हो। सेकंड पॉइंट, select the right candidates. देख सकते हो। ओ तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, वो चार्जिंग पे रुक गया, वो फिर बंद हो जाता है। मैं वही कहूँगा डिम लाइट मार दीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है दे कैन बी यूज्ड टू हेल्प सिलेक्ट राइट कैंडिडेट फॉर द रोल। वही बताते हैं कि राइट बंदा क्या है। आपसे पूछेंगे आपको ये काम आता है, ये काम आता है, ये काम आता है, ठीक है, फिर आप हो सकते हो। दे आर ऑफन यूज्ड एज बेसिस फॉर राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द रोल। जब भी कोई बंदा जॉब पे फाइनलाइज होता है तो हम उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि कंपनी से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सारे काम आप करोगे, और अगर आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको इसी काम के लिए हायर कर रहे हैं, तो वहां पे भी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी कॉपी पेस्ट हो जाती है। एंड दे कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ सेटिंग टारगेट फॉर द एम्प्लॉय वंस हायर्ड। अगर एम्प्लॉय हायर हो गया, हम उसको बोलेंगे देखो जब आपको हायर किया था मैंने बताया था आपसे ये काम कराऊंगा, दिखाओ कितना काम कर दिया आपने। नहीं करा ना सारा काम, जब आपको हायर किया था आपने कहा था ये काम सारा आप करोगे। दैट मींस you they can be used as a way of setting targets of employees once hired. तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आता है पर्सन स्पेसिफिकेशन कि बंदा कैसा चाहिए। अब होता है बंदा कैसा चाहिए, अभी तो देखा कि जॉब में क्या क्या करना है, अब हमें देखना है कि बंदा कैसा चाहिए। सो once management have a job description, they can attempt to define key attributes and qualities that the job holder should ideally have. Prospective candidates can then be compared to the specification as part of selection process. So Alec Roger एक बंदा था, उसने क्या बोला है, Alec Roger devised a 7-point plan which suggests the content of a person specification कि बंदा कैसा होना चाहिए, उसके लिए Alec Rogers ने एक 7-point plan बताया। वो प्लान क्या है? You can remember this by an acronym of SCIPDAG, कोई फायदा नहीं उसका, इतना डिटेल में नहीं करना। So पहला है स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड क्या होता है? What skills and abilities the candidate have, कि क्या क्या एबिलिटीज उसकी होनी चाहिए। पहला मैनुअल डेक्स्टरिटी, स्किल्स विद वर्ड एंड नंबर्स। अब जैसे एक अकाउंटेंट है, आप एक अकाउंटेंट को रखो, उसका काम क्या होता है? नंबर से खेलना। तो आप देखोगे वो बंदा नंबर्स में कितना स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला 1 2 3 4 5 into 11 करो, तुम सब क्या करने लगे? 1 2 3 4 5 into 11। जैसे बता दो 1 2 3 4 5 into 11 तुम करोगे 5 4 3 2 1 into 5 4 3 2 1, उसका 5 9 7 5 3 1, ऐसे करोगे सारे? ऐसे करेंगे ना सारे। लेकिन अगर एक बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट हुआ, वो क्या करेगा? ध्यान से देखना, इसका आंसर कैसे निकालेगा? वो 5 9 7 5 3 1, मैंने आंसर निकाल दिया शॉर्टकट से। सो मुझे कैसे निकालना? क्योंकि मुझे पता है शॉर्टकट, मैं कर सकता हूँ। आप कोई पूछे 25 into 25 625, सबको पता है। 35 into 35 बताओ, बताओ। सर ये 1 2 2 5 मैं बताता हूँ सर, इसका एक मेथड, हाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सर। वो एक्स्ट्रा वेरी बात है। हाँ वो 5 5 into पहले करना होता है, मतलब समझ नहीं आया। नहीं 5 और 5 into किया तो 25, तो ऊपर 2 रह बच गया, फिर क्रॉस करना है। क्रॉस वाला नहीं है, शॉर्टकट होते हैं। सो जैसे एग्जांपल क्या है, जब ये चीज करते हैं मैं तुम्हें फटाफट से बता दूं क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे। पहले वो बता दो सर, मैं बताऊं कैसे करते हैं? बता, ये बता 35 to 35 कैसे किया आपने? ये बता पहले, ये वाला नहीं चल पहले मैं बता दूं फिर वो उस
पे आएगा फटाफट। जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जब भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करोगे? लास्ट नंबर क्या है 5 लिखोगे। 5 + 4 क्या होता है 9, 4 + 3 क्या होता है 7, 3 + 2 क्या होता है 5, 2 + 1 क्या होता है 3 और 1। याद है ना? अब अगर मैं बोलूं 9 into 11 करना है, ये कैसे करोगे? 9 + 9 18, 8 का 1 यहां आ जाएगा, 9 + 9 18 और 1 19 का 1 इधर आ जाएगा, 1098। 11 से करेंगे तो ऐसे करेंगे बस। हाँ, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद तुम्हारा मतलब देखो सारे नहीं आते ऐसे, मैथ्स के बहुत तगड़े फॉर्मूले होते हैं। वैदिक मैथ्स में होता है ना, वैदिक मैथ्स में होता नहीं है। ऐसे वो तो जो मर्जी बता लो, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये चीजें मैंने बचपन में कभी करी तो सर पाई का मेरे को याद है, जैसे जैसा मैं 35 का किया ना। चलो जैसे करते हैं 45 into 45 मैं बताता हूँ सर 2025 2025 कैसे यार? देखो गाइस, जब भी किसी भी नंबर को उसी से डबल करना है एंड एंड में 5 आता है, किसी नंबर को उसी से डबल करना है और एंड में 5 आता है, तो 5 into 5 25 होता है। 4 का अगला नंबर क्या होता है? हाँ ठीक है। 4 का अगला नंबर क्या होता है? 4 into 5 तो 5 into 4 20 2025। जैसे 15 into 15 25। 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, 2 into 1 225। So basically the point is, मैं ज़्यादा I will not waste your time. So basically the point is you will find out कि बंदे की स्पेशल एप्टीट्यूड है। अब अगर तुम दो बंदे पकड़ रहे हो अकाउंटेंट के रोल के लिए, एक बंदे का मैथ्स ऐसा है, एक का नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली वो बंदा पहले ही स्टैंड आउट हो गया कि हाँ इसको मैथ्स में बड़े तगड़े फॉर्मूले था। ठीक है? तो रोल के अकॉर्डिंग तुम देखोगे बंदे में स्पेशल एप्टीट्यूड क्या है। उसके बाद सर्कमस्टांस क्या होता है? Does the job have any special demand? हम देखेंगे जॉब के अंदर क्या कोई स्पेशल डिमांड है कि जैसे such as requirement for work for unsolicible hours, के मतलब बहुत लेट भी रुकना पड़ सकता है। अगर मैं बंदा हायर करूंगा पहले मैं देखूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि जॉब में लेट भी रुकना पड़ सकता है, और बंदे से पूछूंगा कि आप लेट रुक सकते हो, पहले पूछूंगा। जैसे फीमेल्स है, देयर इज डिफिकल्टी फॉर फीमेल टू स्टे लेट। सुबह 9 बजे आकर रात को 10 बजे लड़कियां नहीं करती, नॉर्मली लड़के करते थे, लड़कियां नहीं करती। यहाँ कई करते भी है, नहीं भी करती, लेकिन लड़कों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है? सो वो चीज हम देखेंगे। अब ये चीज अगर हमारी जॉब में है तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर टू हायर अ गाय रादर देन अ गर्ल। इंटरेस्ट, इज द पर्सन एक्टिव और सोशल इन पर्सनल लाइफ, दिस एड देयर सक्सेस इन जॉब। अगर एक बंदा जैसे बहुत सोशल है, बहुत लोगों से मिलता है, फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसके, और एक वेबसाइट है लिंक्डइन बेसिकली बिजनेसेस के लिए, जॉब्स के लिए होते हैं। हाँ, तो लिंक्डइन पे अगर कोई बंदा रजिस्टर है, वहां पे रेगुलर अपडेट करता है, दैट मींस कि ये बंदा ज्यादा बेटर है, ये कॉन्टैक्ट्स बनाएगा, जब कंपनी में आएगा कंपनी को काम ला के देगा। एक बंदा है कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, व्हाट्सएप पे भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो कहेंगे ये तो दबा रहता है, किसी से बात करता नहीं, काम भी क्या ही करता होगा। कंपनी को खाली बंदा काम करने वाला नहीं चाहिए होता, कंपनी को बंदा चाहिए होता जो ओवरऑल अच्छा हो, बात भी अच्छे से कर सके, प्रेजेंट भी अपने आप को अच्छे से कर सके। और जो बंदा सोशल ही नहीं होगा वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिजिकल मेकअप, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फिजिकल अपीयरेंस एंड लेवल ऑफ हेल्थ रिक्वायर्ड बाय द जॉब। अगर मैं कोई भी जॉब दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री में अगर रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए, तो मुझे बंदा चाहिए अच्छी पर्सनालिटी वाला, गोरा चिट्टा अच्छी पर्सनालिटी वाला हो, स्लिम ट्रिम हो, या एक फीमेल हो तो बहुत स्मार्ट सी हो, वही जॉब दे सकते हैं। ठीक है? अब अगर आर्मी में चाहिए जॉब, तो आर्मी में बंदा कौन सा, बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल मेडिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो चीज। ठीक है? सो ये होता है फिजिकल मेकअप। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बंदा कैसा चाहिए हमें। हमने जॉब के बारे में तो देख लिया कि जॉब कैसी होनी चाहिए, अब देखेंगे हमें किस टाइप का बंदा चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारे ऑप्शन होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, ये हमें होता है कि बंदे का कैसा स्पेसिफिकेशन होता है, ये सिलेक्शन में होता है। सिलेक्शन में नहीं, रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। रिक्रूटमेंट में हम देखेंगे कि हमें बंदा इस जॉब के लिए, ये सब चीजें वो बताता है ना, इसको कब बताता नहीं है भाई, हम बोलेंगे कि हमें ऐसा बंदा चाहिए। हम जब हम एक होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि किस टाइप की जॉब चाहिए। आप देखेंगे इस टाइप की जॉब के लिए हमें कैसा बंदा चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी बंदा उठा के रख लो, हम देखेंगे कैसा बंदा चाहिए, हम वैसे ही बंदा हायर करेंगे। जैसे लिखा होता है कि पर्सन शुड बी इंटरैक्टिव, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो चीजें। उसके बाद दिस पोजीशन
What sort of nature should the ideal candidate have? Do they need to be social or calm in a crisis or good under pressure? मतलब हमें पता है ऐसा चाहिए कि कल को जब प्रेशराइज वाला काम हो कि आज के दिन डबल सेल्स करनी है तो वो खुशी खुशी कर ले। ऐसा ना हो कि बंदा हम रख ले कि मेरे को तो इतना ही काम करना है, ज्यादा होगा तो मैं काम नहीं करूंगा, तो वैसा बंदा हमें देखना पड़ेगा। Attainments, does the ideal candidate need any specific qualification or achievement of the role? कि इस रोल के लिए क्या उसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए? एग्जांपल, अगर तुम्हें एक फाइनेंस एडवाइजर चाहिए तो प्रेफरेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रेफरेंस है एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई बट प्रेफरेंस ये है वो चीज। उसके बाद अटेनमेंट मतलब कि जॉब के लिए क्या हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन चाहिए बंदे से, कि अगर हमें बोल दिया, हमने लिख दिया कि वी रिक्वायर अ पर्सन, प्रेफरेंस है कि सीए होना चाहिए। दैट मींस अगर कोई बीकॉम वाला अप्लाई करेगा और एक सीए वाला अप्लाई करेगा तो हमें पता है कि सीए वाले की प्रेफरेंस ज्यादा होगी, वो चीज। इसके बाद आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस, शुड द आइडियल कैंडिडेट बी एवरेज और अबव एवरेज टू बी सक्सेसफुल इन रोल, मतलब कि इसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब हमने बंदा रखा रिसेप्शनिस्ट, क्या उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए? हाँ। नहीं। होटल इंडस्ट्री में जो रिसेप्शनिस्ट है उसको क्या फर्क पड़ता है पीएम कौन हो, है वो क्यों कौन हो, फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो? बट रिसेप्शनिस्ट में तो बहुत जरूरी होता है। नहीं। जिस काम पे इसको रख रहे हैं ना, जिस काम पे रखना है वो देखो ना। वेटर को क्या पता जनरल नॉलेज का? वेटर को क्या चाहिए? रिसेप्शनिस्ट उसको तो अपने काम से मतलब है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में दे रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर को बता रहा हूँ, जिसको यही फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर रहा हूँ, उसको यही नहीं पता कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो कैसे हो सकता है? नहीं, अरुण जेटली आपसे आ चुका है आज ही है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस, तो ये छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे अपने। अब सॉरी, इसके बाद एक और आता है लास्ट पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट का, दैट इज अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स। अब हम क्या करेंगे? अब हमने देख लिया पहले कि जॉब है, ऐसी जॉब है, ये डिस्क्रिप्शन है जॉब की, एक सेकंड, ये डिस्क्रिप्शन है जॉब की, और इस टाइप का हमें बंदा चाहिए। अब हम मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे ताकि लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें। हाँ सर, जो एडवर्टाइज पूछा था, एडवर्टाइज जैसे करते हैं तो वो दोनों चीज आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और हाँ, वो सब कुछ आएगा। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बंदा कैसा होना चाहिए, जॉब में ये करवाना है और रिक्वायरमेंट है बंदे में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके वजह से मैंने देखा है जैसे कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट में देखी है पेपर में, तो बोलते हैं जैसे अगर फाइनेंस जैसे एडवर्टाइजर बोल रहे हो उसके नीचे लिखते हैं सीए इतना, या मतलब मैंने एक बार ऐसे naukri.com डाला था, उसके अंदर बीकॉम ग्रेजुएट, ये सारी मतलब पर्सनल स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो ज्यादा इतना लिखते नहीं सर कंपनी वाले, मतलब बस बीकॉम ग्रेजुएट 3 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस ऐसे लिखते हैं। नहीं, और भी लिखते हैं कि उसने इस फील्ड, अब छोटी मोटी जॉब तो अलग बात है, बड़ी जॉब तो लिखा होता है कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड बी एबल टू वर्क इन जो ये अनसॉलिसिटेड वर्किंग आवर होते हैं वहां पे ये चीजें लिखते हैं सर। जो नहीं लिखते वो अलग बात, बट ये चीजें होती है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स। अब हमें लोगों को बताना है कि हमारी कंपनी में जॉब है, इस टाइप का बंदा चाहिए और आप हमारी कंपनी में अप्लाई करें। तो उसमें क्या होता है? दिस स्टेज इन्वॉल्व्स परसुएडिंग relevant candidates to apply for the role in the organization which is to fill. The first thing to consider when attracting a candidate is whether to recruit externally or to use existing member of staff to fill the role. अब इसका क्या हो सकता है? या तो मैं बंदा बाहर से हायर करूंगा, या फिर मेरी कंपनी में ही जो काम कर रहा है उसी को बोलूंगा कि तेरे को प्रमोट कर देता हूं। जैसे आई एम अ जूनियर मैनेजर, याद होगा ऐसा, सुनो, आई एम अ जूनियर मैनेजर और कंपनी में एक वैकेंसी है सीनियर मैनेजर की, तो देयर आर टू थिंग्स। पहला क्या हो सकता है कि जो जूनियर मैनेजर है उसी को मैं बोलूं कि देख तूने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किया, मैं तेरे को सीनियर बना रहा हूं, दैट इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने बाहर से कोई एक्सपीरियंस बंदा हायर किया और उसको मैंने सीनियर मैनेजर बनाया, दैट इज एक्सटर्नल पोस्टिंग। सर बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, जैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में वो भी तो मतलब जो जैसे जूनियर मैनेजर वो डिमोटिवेटेड हो सकता है अगर भाई वो छोड़ दे, मैं क्या बताता हूं, इतना छोड़ दे, वो चीज पता है हमें, वो है, वो आगे सब आएगा, वो सब कुछ होना है कि इससे नुकसान क्या होता है कि जूनियर वाला डिमोटिवेट हो जाएगा, वो सब, लेकिन उसके फायदे भी बहुत है। वो 12th को इससे लिंक मत कर, 12th में बहुत डिटेल था, हमारा यहाँ पे इतना डिटेल नहीं, ये बहुत ऊपर से ऐसे करेंगे चैप्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ फटाफट से देखते हैं।
ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर व्हेन अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स इज वेदर टू रिक्रूट एक्सटर्नली, बाहर से बुलाना है, या फिर हमें अंदर से ही, कंपनी के अंदर से ही बंदे को हायर करना है। कैसे हो सकता है? पहला, प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोट कर दो, या फिर सेकंडमेंट टेम्परेरी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1-2 महीने के लिए बंदा चाहिए, अपार्ट फ्रॉम बाहर से पकड़ने के मैं किसी और डिपार्टमेंट में बात करता हूँ कि वहां से कोई बंदा फ्री है, अगर है तो मेरे डिपार्टमेंट में भेज दो 2 महीने के लिए। दैट इज सेकंडमेंट टेम्परेरी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। तीसरा आएगा क्लोजिंग द जॉब डाउन बाय शेयरिंग आउट ड्यूटीज अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब इसमें और प्रमोशन में फर्क क्या है? हमने जॉब रोल ही खत्म कर दिया और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं में थोड़ा थोड़ा बांट दिया कि ये इसका आधा तू कर ले, इसका आधा तू कर ले, हम तेरा पैकेज बढ़ा देंगे। प्रमोशन नहीं माना जाता। प्रमोशन होती है, उस एक बंदे को मैंने प्रमोट कर दिया सीनियर मैनेजर को, उसमें मैंने क्या किया, सीनियर मैनेजर का रोल ही हटा दिया कि तू ये सारा काम कर ले, ठीक है? इसके बाद रोटेटिंग जॉब अमंग स्टाफ सो दैट वेकेंट जॉब इज कवर्ड बाय डिफरेंट स्टाफ पीरियोडिकली। अब जैसे 4 बंदे थे टीम में, एक बंदा जॉब छोड़ के चला गया, तो मैंने क्या किया, 3 बंदों को बोला एक दिन तू उसका काम कर ले, एक दिन ये उसका काम कर लेगा, एक दिन ये उसका काम कर लेगा, एक दिन मैं उसका काम कर लूंगा। दैट इज काइंड ऑफ इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इसके लिए भी पैकेज बढ़ाएंगे, रोटेट हो सकता है, डिपेंड, ठीक है? ये होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अंदर ही सेकंडमेंट होता है, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट से बंदा बुला लिया कि तुम इसकी जगह पे काम कर लो और तुम फ्री हो 2-3 महीने के लिए। तो डिपार्टमेंट अलग-अलग है तो काम कैसे हो सकता है? इस काम कोई भी कर सकते हैं। अकाउंट्स बनाने, परचेज डिपार्टमेंट के अकाउंट्स बनाने, सेल डिपार्टमेंट के अकाउंट्स बनाने दो अकाउंट्स ही एंट्रीज ही करनी, ठीक है? वो चीज। अब आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल के एडवांटेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल के एडवांटेज क्या होते हैं, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सो इंटरनल के एडवांटेज क्या होते हैं? पहला, मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज, वो खुश रहते हैं, पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट, कि जो बंदा होता है उसकी ग्रोथ होती है कि यार मैं जूनियर से सीनियर, सीनियर से सुपर सीनियर, दैट मींस वो ऊपर जा रहे हैं। नो द स्टाफ ऑलरेडी, अगर हम ऑलरेडी जो बंदा काम कर रहा है उसी को ये पोस्ट पे रखते हैं तो उसको हमें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती और उसको ऑलरेडी सबसे मिला हुआ वो सारे काम उसको पता ही है। कैंडिडेट अंडरस्टैंड वर्क, नया बंदा आएगा उसको काम सिखाना पड़ेगा, इसको सारा काम पहले ही पता है। सेव टाइम एंड मनी, एडवर्टाइजमेंट में टाइम वेस्ट नहीं होता, अंदर के अंदर ही बंदा हायर कर दिया। और नो इंडक्शन नेसेसरी। इंडक्शन क्या होता है? बंदे को जॉब करने से पहले, ये तुमने ऊपर भी पढ़ा हुआ याद है, इंडक्शन ट्रेनिंग हमने ऊपर पढ़ा था एक चैप्टर में। इंडक्शन ट्रेनिंग अगर तुम्हें याद हो, मैंने एम्प्लॉयज वाली जगह पे कराया था मैंने मोटिवेशन में। इंडक्शन ट्रेनिंग होते है जब भी बंदा कोई नया हायर होता है तो पहले 1-2 दिन हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कंपनी क्या है, कंपनी में एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, कंपनी एनवायरनमेंट में था कि कंपनी में क्या क्या कराते हैं, वो चीज। वेरी गुड, वो चीज थी हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग। तो अगर ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है उसी को रख रहे हैं तो उसको तो इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ट्रेनिंग। अब एक्सटर्नल ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑब्टेन स्पेशलिस्ट स्किल। अब हमें कोई स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए, हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हम ऑब्वियसली बाहर के बंदा हायर कर सकते हैं। इंजेक्ट न्यू ब्लड इनटू द कंपनी। हम पुराने बंदों को रखते रहेंगे तो पुराने तरीकों से ही काम होगा, नया बंदा नया खून आएगा तो नए तरीके से काम होगा। अब एग्जांपल चाहे जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एओसी में जब पहले पढ़ाते थे आते 5 साल तक ये चीज कभी नहीं हुई, हमेशा बोर्ड पे लिख के पढ़ाया। तो तब जब एसीसी पढ़ाते थे वो ये चीज बुक से पढ़ाते थे, बोलते थे, वो मार्क करते थे। तो मैंने आई फाइंड नया ब्लड हो, नया यंग ब्लड, तो मैंने नया तरीका देख लिया कि टाइम सेव भी हो, तुम्हें जो बुक यहाँ से दीजिए और मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें, अपार्ट फ्रॉम ये इस पेज पे यहाँ पे सेकंड लाइन मार्क करो, थर्ड लाइन मार्क करो। दैट इज इंजेक्ट न्यू ब्लड इनटू द कंपनी। बट द डिसएडवांटेजेस आर मे क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज है वो डिससैटिस्फाई हो जाएंगे कि यार मेरे को प्रमोट करना था, मेरे को नहीं करा, बाहर का बंदा रख दिया। दूसरा, मे कॉस्ट मोर। बाहर का बंदा अगर मैं रखूंगा एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा होगा और हो सकता है उसको पैकेज भी ज्यादा देना पड़े, सो दैट इज मे कॉस्ट मोर। If business decided to recruit in externally, it must consider 2 key issues: where to find suitable candidates, कहां से मुझे बंदे पकड़ने, and second, how to advertise the job in such a way that attract relevant candidates. अब मैं अगर गुड़गांव में मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के लिए मुझे 10 बंदे चाहिए, तो पहले मैं देखूंगा कि मुझे बंदे कहां के चाहिए, गुड़गांव के, या मैं सोच बंदा बाहर से बुलाऊं, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी बुलाऊंगा बंदा। अगर मेरे को गुड़गांव में एडवर्टाइजमेंट करनी है, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे एडवर्टाइजमेंट कहां करनी है, ऑल ओवर इंडिया करूंगा या खाली गुड़गांव में करूंगा।
तो ऑब्वियसली गुड़गांव में अगर 10 बंदे चाहिए तो मैं गुड़गांव दिल्ली में कर सकता हूं, लेकिन इससे बाहर नहीं करूंगा। दैट इज वेयर टू फाइंड सूटेबल कैंडिडेट्स एंड हाउ टू एडवर्टाइज। अब हाउ टू एडवर्टाइज मींस अब गुड़गांव में मैंने देख लिया कि मेरे को जॉब चाहिए, तो क्या मैं टीवी पे एडवर्टाइज कर सकता हूँ ना? तो जो सोनी टीवी पे ऐड आ रही है इस कंपनी में जॉब चाहिए, तो होगा क्या, साउथ वाला बंदा भी अप्लाई कर देगा, तो मेरा खर्चा बहुत हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ गुड़गांव में चाहिए, तो हो सकता है कोई गुड़गांव का जो चैनल होता है, गुड़गांव का जैसे लोकल जो डिश बोलते हैं केबल्स, वहां पे डाल दूं, या फिर न्यूज़पेपर्स में डाल दूं, या फिर बैनर्स बना के जो पैम्फलेट्स होते हैं वो बेचूं, या फिर naukri.com पे डाल दूं एरिया वाइज सेलेक्ट करके। दैट इज हमारे एडवर्टाइजिंग इज जॉब इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। अगर हमने एडवर्टाइज कर दिया तो एक साउथ का बंदे ने देख लिया तो उसमें खर्चा कैसे बढ़ेगा? उसमें खर्चा कैसे बढ़ेगा? एडवर्टाइज अगर हमने गुड़गांव में करा तो चेन्नई में कैसे न्यूज़ पहुंच जाएगी कि उस कंपनी में जॉब चाहिए? नहीं, आपने बोला था ना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्थ में अगर मेरे को गुड़गांव में एडवर्टाइजमेंट, गुड़गांव में जॉब चाहिए अपनी कंपनी में, तो मैं साउथ में चेन्नई में एडवर्टाइज नहीं करूंगा कि गुड़गांव में जॉब चाहिए। ये नहीं है कि साउथ का बंदा वो तो गुड़गांव में रहेगा तो वो तो उसको तो पता ही है वो चीज, ठीक है। चलो अब आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, कहां से हम बंदे हायर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहां से हम बंदे हायर कर सकते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेयर सुटेबल कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन ऑर्डर टू मेक कांटेक्ट विद देम। सोर्सेज कुड इंक्लूड, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट सर्विस जॉब सेंटर एंड एजेंसीज। जैसे कुछ एक एजेंसीज होती हैं जहां पे, अब जैसे बहुत जॉब वाले बैठे होते हैं बंदे, आप हमारे पास नाम लिखा जाओ, सीवी दे जाओ, हमारे पास कोई भी जॉब होगी हम आपको कॉल करेंगे, बहुत सारे। सो उनसे कंपनी टाई अप करती है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है तो हमें दो। दैट इज एम्प्लॉयमेंट सर्विस जॉब सेंटर और एजेंसीज। उसके बाद प्राइवेट रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, ये भी क्या होते हैं प्राइवेट वाले। अब ये तो होती है एजेंसीज, एक होती है प्राइवेट जो घर से काम करते हैं। सर मेरे को लग रहा है डिफरेंस वो गवर्नमेंट का हो, ये इसका हो। वो गवर्नमेंट का लगा लो, ये प्राइवेट लगा लो, ऐसे कर लो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, कैरियर एडवाइजरी ऑफिस। ये भी काइंड ऑफ ऐसे होते हैं जो ऑफिस गवर्नमेंट के होते हैं जो कैरियर एडवाइस करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड स्कूल्स, वहां से डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट, वहां से बंदे उठा। दी जनरल पब्लिक, आम जनता, न्यूज़पेपर वगैरह इसके थ्रू ना उठा। इसके बाद आगे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे, if the business decides to use private recruitment consultant to be source of candidate, it would need to carefully consider। अगर कोई प्राइवेट बंदा है जिसके पास बहुत सारी जॉब है, जैसे naukri.com, ये सब these are private, अगर मैं वहां से बंदा उठा रहा हूं तो मुझे किन किन चीजों पे स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पहला, whether the organization has sufficient internal expertise to find and attract relevant candidates or whether it would benefit from the help of experienced external consultant। मतलब क्या हम खुद ही देख सकते हैं कि हम कितने बंदे चाहिए, या फिर हमें एक्सटर्नल की जरूरत है। पहले तो देखना है कि एक्सटर्नल की जरूरत है या नहीं। क्या हम खुद ही बंदे नहीं हायर कर सकते? उसने भी तो कहीं से बंदे लिए ही है ना, तो हम भी देखते हैं कहीं से बंदे ले सकते हैं कि नहीं। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग कंसल्टेंट्स कंपेयर्ड विद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। मैं उनको बोलूं कि आप हमारे बिहाफ पे कंसल्ट करके अप्लाई करो, या फिर मैं खुद ही एडवर्टाइज करूं, देखते हैं कौन सी कम है। तो अगर मेरे वाली कम है तो मैं वही अप्लाई करूंगा। जैसे खुद ही न्यूज़पेपर्स में डाला, या फिर उनको पैसे दिए और उन्होंने न्यूज़पेपर्स में डाल के बंदे हायर किए। तीसरा, द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड देयरफॉर एप्रोप्रिएट नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेंट। अगर मुझे बहुत हाई क्वालिफाइड बंदा चाहिए, हाई पोस्ट का बंदा चाहिए, वो मैं उनको नहीं बताऊंगा, वो मैं खुद ही एडवर्टाइज करूंगा। उनको बताऊंगा तो वो तो बहुत सारे बंदे भेज देंगे, ये भी है वो भी, चाहे वो अनक्वालिफाइड भी। लेकिन अगर कोई अनक्वालिफाइड बंदा चाहिए, उनके पास तो बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, वो हमें उसका भेज देंगे, उस केस में मैं उनको एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो उसके बाद, whether there is sufficient time to select the consultant and teach them about the vacancy and type of person that is required। अगर मेरे पास अभी 2-3 महीने हैं तो मैं कंसल्टेंट बुलाऊंगा, उसको समझाऊंगा, देख ये डिस्क्रिप्शन है, ये बंदा चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। अगर टाइम नहीं है, मुझे 2 दिन में बंदा चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद ही वो करूंगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि खुद कर काम करना है या कंसल्टेंट के थ्रू काम करना है। इंटरनल रिक्रूटमेंट है? नहीं, इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं है, करना बाहर से बंदा है,
बाहर से बंदा पकड़ने के लिए तीसरा बंदा रखूं जो मेरे बिहाफ पे करे, या मैं खुद ही रिक्रूटमेंट करूं। ठीक है, चलो अंडरस्टैंडिंग 2 इसको नहीं पढ़ते, वैसे बताया होगा। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट एडवर्टाइजिंग। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? हम मार्केट में एडवर्टाइज करें कि हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक और रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने बाहर पैम्फलेट लगा दिया, न्यूज़पेपर्स में डाला, वो करा, दैट इज एडवर्टाइजिंग। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग इज टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ suitable candidates in the vacancy that the organization wishes to fill। कि जो ऑर्गेनाइजेशन को बंदे चाहिए उस वैकेंसी के लिए लोग अप्लाई करें। सारे तो एक ही जैसे हैं। एक जैसे ही हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा मैंने बताया था चैप्टर दिखने में लंबा है, इसमें है ज्यादा। ठीक है, चलो उसका मीनिंग वही नहीं कर रहा है। ये एडवर्टाइज तो फटाफट से कर रहा हूं मैं। एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ शुड, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए? बी कंसाइज, एडवर्टाइजमेंट कंसाइज, छोटी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, अब फालतू बनाऊंगा नहीं। बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, मतलब इतनी चीजें उसमें हो कि बंदे को समझ जाएगी क्या चाहिए। अब मैं लिखूं रिक्वायर्ड सीए इंटीरियर डिजाइनर, क्या मतलब है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्लियर चीजें लिखनी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये जो इंटीरियर डिजाइन जैसे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, इंटीरियर डिजाइनर होता है तो घर बनाता है। नहीं वो तो पता है, बट सीए इंटीरियर, सीए में कोई, मैं वही तो बता रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव ही नहीं है, चीजें ही उल्टी उल्टी लिखी हुई है, वो सही है। दोनों चाहिए लेकिन क्लियर नहीं मेंशन। ठीक है, तीसरा बी अट्रैक्टिव टू मेनी पीपल एज पॉसिबल, कि जितने ज्यादा लोग देखिए उतने अट्रैक्ट हो, यार जॉब रिक्वायरमेंट है हम अप्लाई कर देते। बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आप ये भी लिखो जो आप सब कुछ बता रहे हो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कंपनी फ्रॉड हो, बंदे को 2 दिन बाद तुम रख लो और 2 दिन बाद बोल दो भैया हमारी कंपनी बंद हो रही, छोड़ के चले जाओ, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई फॉर रोल एंड इंक्लूडिंग एनी डेडलाइन। सब कुछ लिख दिया, ये बताया नहीं लास्ट डे क्या है, बंदे हर रोज अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने कहा तो फिल भी होगी वैकेंसी, फिर भी लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। सो कब तक अप्लाई करना है एंड किस तरह से अप्लाई करना है ये भी बताना। मैंने वैकेंसी लिख दी, लोगों को पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और लोग अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट बता दो कि बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं नीचे वाला ये हाँ। तो लास्ट पॉइंट है, अब ये तो बताया था कि कैसे अप्लाई करना है। क्या हो गया, क्या काम कंप्लीट हो गया? सर when the candidate actually comes into contract ये है नहीं इसका कौन सा बी पॉजिटिव में सर सेकंड लाइन नहीं सर सर जो बी पॉजिटिव है ऑनेस्ट When the अबाउट candidate उसके actually नीचे comes वाली जो लाइन है पूछो। इसने अलग से दे दिया है, वो गलती दे दिया लगेगी पॉइंट एक्चुअली कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन। हां वही पॉइंट है, सारे अलग बता दिए। वो इसमें ऐसे है, उसमें पॉइंट वाइज बताया, और सेम वही चीज है। यहां पे कॉमा है, उन्होंने अलग अलग कर दिया, बायोमेट्रिक कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे। देयर इज नो करेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडियम फॉर बिजनेस टू यूज, द मीडियम चूजन विल बी टिपिकली डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। मतलब एडवर्टाइजिंग करने का कोई भी फिक्स तरीका नहीं है कि ऐसे ही करनी चाहिए, बहुत चीजें होती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। एग्जांपल, अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एडवर्टाइज करना है तो मैं टीवी पे करूंगा, अगर मुझे सिर्फ गुड़गांव लेवल पे करना है तो मैं न्यूज़पेपर पे करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हर बार टीवी पे करना पड़ेगा या हर बार न्यूज़पेपर पे करना पड़ेगा। सो दैट इज, ये हमारा होता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया देखते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए? पहला है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। अब छोटी शॉप है तो लोकल न्यूज एडवर्टाइज करेगी, बड़ी कंपनी है तो ऑल ओवर इंडिया करेगी। सेकंड, द टाइप ऑफ जॉब बीइंग एडवर्टाइज, जॉब की टाइप क्या है। अगर तो जूनियर पोस्ट है तो अलग होगा तरीका, सीनियर पोस्ट है तो अलग। अब सीनियर पोस्ट का बंदा सोचो कंपनी का सीईओ हायर करना है और मैं पैम्फलेट भेज रहा हूं, पैम्फलेट में लिखे सीईओ रिक्वायर्ड, क्या कंपनी होगी जो पैम्फलेट में कर देगी? ठीक है ना। सो वो चीज कि किस टाइप की जॉब रिक्वायर्ड है। द रीडरशिप एंड सर्कुलेशन ऑफ मीडियम, कि किस टाइप के लोग हैं जो पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग, दैट मींस न्यूज़पेपर वाले। कोई भी लोग तो हो सकता है पैम्फलेट बना के बेचे, बंदा चल रहा है सड़क पे, जैसे नॉर्मल बंदा चाहिए घर बनाने के लिए तो उसको तो बोलेंगे ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं सड़क पे चलता है बंदा, ठीक है ये पैम्फलेट हमें बंदा चाहिए।
लेकिन अगर बहुत क्वालिफाइड बंदा चाहिए वो तो सड़क पे बांटेंगे नहीं, वो तो फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू बांटेंगे। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कितनी है, क्या हम वो कॉस्ट बियर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई और मेथड चूज करेंगे। सो जो कंपनी ने सब कुछ डिसाइड कर लिया लेकिन कॉस्ट के लिए पैसे नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा। लास्ट आएगा द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, कितनी बार एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। जैसे तुम्हें लेबर चाहिए 100, तो एक दिन में तो आएगी नहीं, तो हो सकता है हर रोज पैम्पलेट बनवाने पड़े, हर संडे पैम्पलेट बनवाने पड़े। अगर एक बंदा चाहिए तो वो सिर्फ एक बार एडवर्टाइजमेंट होगी और कितने बंदे आए जाएंगे। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या, हाँ वैसे ही बता रहा हूं ऊपर से। एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे हो सकती है, नेशनल प्रेस जो पूरे ऑल ओवर इंडिया न्यूज होती है, लोकल न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो एंड टीवी एंड स्पेशलिस्ट जर्नल जैसे हमारी मैगजीन आती है। ठीक है, अब स्पेशलिस्ट जर्नल क्या होता है, तुम्हें पता है जॉब्स की ना स्पेशल जर्नल आती है। तुम कभी किसी बुक शॉप के पास जाओगे ना, तो वहां पे होता है जॉब रिक्वायरमेंट की हर हफ्ते हर महीने बुकलेट आती है, उसमें लिखा होता है कि पेपर भी होता है, नहीं न्यूज़पेपर्स में तो होता ही है, उसमें कॉलम भी होता है, लेकिन उसके अलावा स्पेशल मैगजीन आती है। हाँ स्पेशल न्यूज़पेपर्स नहीं होते, मैगजीन ही होती है। मैगजीन्स होती है, उसमें स्पेसिफिक होता है कि जॉब रिक्वायरमेंट, पहले उसमें सेक्टर लिखे होते हैं, इसी सेक्टर में जॉब रिक्वायर्ड है, तो जिसको जिस सेक्टर में चाहिए, जैसे मैं सी हूं तो आई लुक फॉर फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस में जाके कौन कौन सी कंपनीज है जो जॉब के लिए ढूंढ रही है, अब देखो मेरे से कौन सी मैच कर रही है, मैं उस कंपनी में अप्लाई करता हूं, वो चीज। ठीक है, चलो इसके बाद आता है if the advertising has been successful, the organization could now have large number of candidates who have expressed their interest in the vacancy। अब क्या हुआ, जब हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, बहुत सारे लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई कर दिया एंड बोल दिया कि हम आपकी जॉब चाहते हैं। ठीक है, समझ आएगा? चलो 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद आगे करते हैं। ऊपर एक बार पढ़ लो, ये ब्रेक इसलिए कि ऊपर से पढ़ लो एक बार। अरे पता है रात उसमें ना रास्ते में ना वो चल रही थी, रेली चल रही थी भैया ने खुशी में ना रोड पर रेली चल रही थी, रैली क्या होता है सारी इकट्ठा हो गया। इसको आगे कर जाएंगे, नीचे से पैरों में कर, हाँ नीचे से पैरों में कर, पढ़ लो गाइस, रिवाइज कर लो एक बार सारा। सर एक और लड़का था जो दिल्ली से आता था, वो नहीं आता, उसका ना एक्चुअली उसने सीबीडी का पेपर दिया था पहले, उसको पता नहीं उसका शायद क्लियर नहीं हुआ वो, सीबीडी का पेपर क्या होता है? मतलब सी जो लोग सी कर रहे हैं तो उसमें सीबीडी होती है, तो हो सकता है शायद उसका पुलिस वजह से ना आ रहा कि वो पहले सीबीडी पे फोकस करेगा। मेरी उससे बात हुई, वो तो कह रहा था कि मैं अभी थोड़ा सा फैमिली कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं आ रहा वो कह रहा, लेकिन मैं वीडियोस आपके रेगुलर देख रहा हूं। मेरी बात हुई थी, सेट में रेगुलरली वाचिंग द वीडियोस। रिवाइज करके बुक आ रहा था
तुम अपने गाने हेडफोन लगा के सुन रहे हो। मैंने कहा रिवाइज नहीं करना तो मैं आगे बढ़ा था। नहीं सर वैसा आप देख लिया सर ना। 5 मिनट का ब्रेक है और क्या बनाएंगे? सर मैं सर सोच रहा हूँ सर 28 आगे मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना वाला पहले के चैप्टर्स 28 तक वो भी कर देगा सर जब तक हो जाएगा। हाँ हाँ आज मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, इवन डेढ़ चैप्टर दिखा देगा। सर फिर हम टेस्ट में तो मेरा पूरा हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। उसके बाद मैं तेरे को एक वो भेजूंगा ऐप, उसमें 10 मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट तुम कैसे करोगे? चैप्टर वाइज नहीं है सर? नहीं चैप्टर वाइज नहीं होगी, पूरा कोर्स छोटे छोटे हैं कि इतनी चीजें चैप्टर वाइज बच्चे होंगे। इस प्रोफेशनल कोर्स खुद का टेस्ट होगा, तुम पहले मॉक टेस्ट करोगे पूरा, उसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे, आप में होंगे, वो घर से करते हैं। पहले मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, धीरे धीरे तुम्हें जब पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बीबीपी पहले सबसे पहला तो तुम्हारा क्या होगा, इसके सारे कपलान के क्वेश्चन करने हैं और बीबीपी के सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला टारगेट तुम्हारे को फर्स्ट डे जो तुम सेकंड डे, उसके बाद तुम अपनी वो मॉक टेस्ट उठा लोगे, फिर दिन के 2-2 दिन की मॉक टेस्ट करो और देखो 2 दिन में क्या रिजल्ट आ रहा है, और उसमें अबाउट 50-60% आ रहा है तो फिर तुम यहाँ आओगे और यहाँ फोन पे दे सकते हैं। हाँ हाँ वो ऐप पूरा फोन पे ही होगा, ठीक है। वो सब करने के बाद फिर तुम यहाँ आओगे, यहाँ आने के बाद फिर तुम्हारा मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा सबका, ठीक है। वो टेस्ट होगा सबका यहाँ पे, वो टेस्ट में देखूंगा तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा है। 3 या 4 टेस्ट होंगे यहाँ पे, और अगर उसमें अबाउट 70 आया तो सीधा विदाउट वेटिंग नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम में भेज दूँ। कितने दिन पहले वो आता है एग्जाम में? एक दिन। ये देखिए ये बड़े हैं कतारा कौन कितने चाहिए ये सोल्जर्स कहाँ पे बनेंगे? हाँ फवारा मुश्किल क्यों मरे थे सर? फिल्म में क्यों मरे थे? आज एक टेररिस्ट था, एक टेररिस्ट ने क्या किया, उसने जो जवान का जो कैंप होता है, अरे ये यूरी पे मूवी नहीं है सर, उसी के दौरान मतलब जो सर सब लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, वो जो बंदा मरा था, वो जो मतलब अटैक कर दिया था 4-5 लोगों ने टेररिस्ट में, तो वो जब उनके वहाँ अटैक करने गए थे तो बहुत सारे लोग मर गए थे ना, या फिर कैंप में जब सर जी हाँ वो भी 10 सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसी का। क्या चीज? सर पूरी मूवी देखिए हाँ नहीं, उसी के पूरे मूवी को आ रही है। अरे ये तो भी रिसेंटली हुआ है, 2 दिन पहले भाई। कल हुआ है, कल हुआ है, वो हुआ है जब कल अलग हुआ है, उरी वाला नहीं है। कल अरे तो वही कह रहे हैं कि हमें दोबारा एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए मोदी को। हाँ कल अलग है। कल क्या हुआ है, कल एक कैंप के अंदर ट्रक लेके गया, और वो ह्यूमन बॉम्ब था, वो ट्रक लेके गया और वहां पे फट गया, तो उसमें 43 लोगों की डेथ हो गई आर्मी के। उसमें ये होता है ना बंदे की हड्डी तक नहीं हुई। 3 बंदे हैं उनके ऊपर, 3 बंदे हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। और इन्फॉर्मेशन किस तरफ से है कि जैसे वो पहले उस टेररिस्ट ने अटैकर पर एक वीडियो बनाई थी, उसने एक वीडियो बनाई थी टेररिस्ट ने, और उसने मुझे भेजी थी कि मैं क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं ये कर रहा हूँ, और मैं और यंगस्टर्स को बोलूँगा कि ये जो हमारा ये होता है जिहाद वगैरह, इसको ज्वाइन करें, मतलब ऐसे कुछ करके वीडियो बनाई थी। और फिर वो नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता था? JEM, अब ये नहीं पता मुझे, JEM है ऐसे कुछ था। अफगानिस्तान के इसलिए नहीं हो सकती इंडिया में, क्योंकि अफगानिस्तान के जो ग्रुप होते हैं नहीं, वो अपने आप के बीच में नहीं, अल-कायदा जो है और दाइश जो है वो तो पूरा वर्ल्ड में, इवन अमेरिका और वेस्ट इंडिया, तो इसलिए इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्रीज में करते हैं, या फिर मुस्लिम कंट्रीज में करते हैं, या फिर उन कंट्रीज में करते हैं जो इस्लाम ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले कौन करेंगे? हाँ वही जम्मू लेना है तो इंडिया में शायद चाइना की ज़्यादा हो सकती है और पाकिस्तान की ज़्यादा हो सकती है। मेरे चाचा पहले वहीं पर थे सर, पापा वो चाचा बोले मैं रिजाइन दे के आ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे डेथ थोड़ी मिली।
हमारे यहाँ रोज 400 से ज्यादा सोल्जर्स मरते हैं। तुमने देखी? दो ये गोल है। आज पता है स्लैब डे है। आज तो स्लैब मेरी मत मारी। हाँ, मम्मी ने मारी। Valentine's के बाद slab day। चलो भाई हो गया टाइम, स्लैब डे हो गया। जरा रास्ते में आए थे ना? Valentine's के बाद सीधा स्लैब। जरा रास्ते में आए थे ना? नहीं स्कूल के बाहर छोटे छोटे बच्चे थे ना, वैसे मिल जाके बैठे लेते। स्लैब डे नहीं मार चलो गाइस, बस हो गया, बहुत देर बना ली। चलो अब आते हैं इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। अभी तक हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने देखा था लास्ट पॉइंट कि लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करेंगे। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर्म। The first and the often easiest way of filtering out less suitable applicants is through the use of application form. अब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो पूरा फॉर्म भरा होगा, हम फॉर्म में से ही सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से बंदे आगे जाएंगे या कौन कौन से नहीं जाएंगे। जैसे रोडीज का ऑडिशन, रोडीज में जब लोग फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म से देख लेते हैं कि इस बंदे को आगे भेजना है, इस बंदे को नहीं भेजना। थोड़ा देर इसलिए करो कि तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म देके पहले ही तुम बेस्ट जो बंदे नहीं चाहिए उनको हटा दो। सीवी देख लिया उसका। सीवी देख लेंगे प्लस जो फॉर्म भरा हुआ है वो सब देखिए। So this will allow organization to eliminate unsatisfactory applicants, save interview time, form initial person record from successful candidates कि ये बंदे हैं, ये बंदे ठीक है, इनको रखो, बाकियों को निकाल दो। अब आता है सिलेक्शन इंटरव्यूज। अब जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म से बंदों को निकाल दिया, अब जो बचे हुए हैं उनके हम क्या लेंगे? इंटरव्यूज, कि कौन सा बंदा बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना। So once the least appropriate candidates have been rejected using the application forms, the remaining applicants can be interviewed. The purpose of an interview is to find the best person for job, कि सबसे सही बंदा कौन से, ensure that the candidates understand what the jobs involves and what the career perspective are। कि जॉब सिलेक्शन इंटरव्यू का मेन फंडा क्या होता है, रीजन क्या होता है इंटरव्यू लेने का, ताकि हम बेस्ट बंदा ढूंढ लें। जो भी बंदा ढूंढे उसको पता हो उसको क्या काम करना है एंड वो आगे के लिए ऐसा करे ना कि लॉन्ग टर्म कंपनी में रहे। मेक द कैंडिडेट फील दैट दे हैव ट्रीटेड फेयरली इन सिलेक्शन प्रोसेस। और इंटरव्यू का फायदा क्या होता है? ताकि हर बंदे को लगे कि हमें मौका दिया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म देखते ही मैंने बोला इस बंदे को सिलेक्ट करना है, बाकियों को करना ही नहीं, तो होगा क्या? जिनको सिलेक्ट नहीं करा वो क्या बोलेंगे कि यार मैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया था, फिर भी मेरे को रखा नहीं, दैट मींस ये तो बायसनेस हो रही है, कोई नोन होगा तभी रख दिया होगा। सो दैट इज मेक द कैंडिडेट फील दैट सब कुछ फेयर हुआ है। फटाफट उसके बाद आगे अब आता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज। अब इंटरव्यूज क्या क्या हो सकते हैं तरीके, ध्यान से सुनना, अगेन बोल रहा हूं, एक बार बोलूंगा, ठीक है? इंटरव्यूज क्या क्या हो सकते हैं? पहला होता है फेस टू फेस, सामने सामने, एक बंदा मैं बैठा, एक बंदा वहां बैठा, फेस टू फेस इंटरव्यू है। उसके बाद ग्रुप इंटरव्यू के 10 बंदों को बिठा दिया और 10 बंदों को बिठा के फिर सबसे एक सवाल पूछा, दैट इज ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। इसके बाद आता है सक्सेशन ऑफ इंटरव्यूज। पहले एक बंदे ने इंटरव्यू लिया, फिर दूसरे बंदे ने इंटरव्यू लिया, फिर तीसरे बंदे ने इंटरव्यू लिया, फिर चौथे बंदे ने इंटरव्यू लिया, ताकि हर एक के नजरिए से भी हम देख लें कि बंदा सही है या नहीं। बेटर व्यू इसमें क्यों? ग्रुप इंटरव्यू में मैं ये नहीं कह रहा कि 10 बंदे एक बंदे ने इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बंदा लेता है, एक बंदा 10 का इंटरव्यू लेता है। मतलब 10 तुम सारे बैठे हो, मैं तुमको कोई सवाल पूछूं, तुम बताओ आंसर क्या हुआ, तुम बताओ आंसर क्या हुआ, तुम बताओ आंसर क्या हुआ, दैट इज ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है? सक्सेशन ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने तुम सबको पेपर पे केस स्टडी लिख के दे दी, इसको सॉल्व करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। जिसने सॉल्व, सबको 5 मिनट बोला वापस करो, ये सॉल्व नहीं कर पाया बाहर, इसे सॉल्व करा, कैसे सॉल्व करा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा इसे ठीक से सॉल्व किया, ओके। दैट इज कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन दे रही है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल, और एग्जांपल मत देना मेरे को, हंस सकते हो तो हंस लेना, लेकिन एग्जांपल और मत देना कि सर ऐसे भी होता है। एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट के लिए बंदा चाहिए था। मैनेजर कौन होता है? खुद भी काम करता, दूसरों से काम करवाता। वो बैठा था बंदा, उसको जो इंटरव्यूअर था उसने बोला कि एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। तो बहुत सारे बंदों से सवाल पूछा, बहुत सारे बंदे उठ के ले आए पानी सामने, रखा था वहीं पे पानी सामने, उठे गिलास में पानी भरा उसके लिए ले आए और उन सबको रिजेक्ट कर दिया।
इस बंदे को बोला कि पानी था, इसने क्या किया, इसने बेल मारी, उसके बाद बेल लगी थी, बंदा आया, सबको पानी दो। तो ये पता लगता है कि एक तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये प्रॉब्लम जब दी तो किस तरह से बंदे ने सॉल्व की, एटीट्यूड पता लगता है। अब मैनेजर खुद काम करेगा तो वो तो एम्प्लॉय हुआ, नौकर हुआ, मैनेजर थोड़ी हुआ, वो मैनेज थोड़ी कर रहा है काम, वो तो खुद ही काम कर रहा है। तो उससे क्या पता चला, भैया कल को जब मैनेज करने पे आया और कोई और नहीं मैनेज करने पे आया, ये तो खुद ही काम करने लग जाएगा, मतलब मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन और जिस बंदे ने ऐसे करा, दैट मींस ही नो हाउ टू सॉल्व, वो कोई और सिचुएशन में होगी, वो कैसे ना करके काम करवा लेगा, वो सिचुएशन होती है। ठीक है, उसके बाद पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या होता है, 4 बंदे कंपनी के बैठे हैं और वो एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में शायद कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, 3 इडियट्स में भी जो 3-4 बंदे बैठे थे वो इंटरव्यू ले रहे थे। सर ये तो वैसे ही होगा, सक्सेस ऑफ इंटरव्यू जैसा। सक्सेस वो तो सर एक बार ये सक्सेशन, सक्सेशन में क्या बोला मैंने पता नहीं, आप मतलब 4-5 बंदे अलग-अलग अलग-अलग इसमें है तीनों साथ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत फर्क है दोनों में। पहले एचआर राउंड होता है, फिर मैनेजर राउंड होता है, फिर पार्टनर राउंड होता है। पहले मेरा इंटरव्यू इन्होंने लिया, फिर उन्होंने लिया, फिर ऊपर वाले ने लिया, जो सारे, दैट इज सक्सेशन। इसमें क्या होगा, तीनों साथ बैठे हैं, तीनों ने बैठ के मेरा इंटरव्यू दिया। ठीक है, इसके बाद आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, हम उसको जैसे अब रोडीज का, इसका बेस्ट एग्जांपल है रोडीज। रोडीज में हम उनको जितना तंग कर सकते हैं करें, ताकि देखें उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, बंदा कितना फ्रस्ट्रेट होता है, गालियां देंगे, दे वो दे, ताकि देखते बंदे का स्ट्रेस क्या है। अगर वो बर्दाश्त कर लेगा तो ठीक है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो भैया तो कंपनी में भी ऐसे ही होगा, कल को इसको डांट पड़ेगी, कोई तो उल्टा बोल के चला जाएगा। कंपनीज में डांट पड़ती है काम ना करो तो। अब बंदे को हम उसी टाइम डांटते हैं, भाई तू कहां से आ गया, तू सीए बनने के लायक नहीं है, तो बंदा बोले भाई तू बाहर निकल, कंपनी में नौकरी करना बाहर निकल ना, तू एम्प्लॉय है ना, तो बाहर निकल, तो भाई इसको नहीं नौकरी करना। लेकिन उसने बोला सर देखो अपने स्किल से बनाओ, मैं आप मेरे को मौका तो दो, आपको कभी ऐसा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, देखो तो सही, मेरे को जज तो करो। ये होता है स्ट्रेस लेवल चेक करना, सो दैट इज स्ट्रेस। तो 6 के 6 मेथड, फेस टू फेस, एक बंदा एक का इंटरव्यू ले रहे हैं, ग्रुप इंटरव्यू, एक इंटरव्यू 10 बंदों का साथ में इंटरव्यू ले रहे हैं, सक्सेशन ऑफ इंटरव्यू, पहले ही इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन दे दिया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पैनल इंटरव्यू के 10 बंदे मिलके एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, स्ट्रेस, कोई सिचुएशन में डाल दिया और देखा कि उसका स्ट्रेस लेवल क्या है। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। सो एडवांटेजेस ऑफ इस टेक्निक का क्या होता है, पहला, प्लेसेस कैंडिडेट्स एट ईज, कि जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि जब सबसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, वो चीज कैंडिडेट्स मतलब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया। सेकंड, हाईली इंटरैक्टिव अलाउइंग फ्लेक्सिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब इसमें कोई फिक्स क्वेश्चन तो है नहीं, आमने सामने जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज हाईली फ्लेक्सिबल। अपॉर्चुनिटीज टू यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब सोचो एक बंदा है, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, इधर देखो सारे बहुत इंटेलिजेंट है, अगर मैं फोन पे उसका इंटरव्यू ले रहा हूं या वैसे एप्लीकेशन फॉर्म से ही मैंने उसको जॉब दे दी, तो मुझे नहीं पता चलेगा वो बंदा कैसा है। तो बंदा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है उसका, जिस दिन इंटरव्यू पे आया ऐसे चलता है, पहली बार निकाल देंगे, बाहर निकल भाई तो पढ़ा लिखा है, ठीक है यार, इंटरव्यू नहीं चलने वाला यहाँ, वो चीज फोन पे एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं पता चलेगी, वो पर्सनली पता चलेगी। दैट इज अपॉर्चुनिटी टू यूज नॉन वर्बल, बिन बोले पता चलता है कि बंदा कैसा है। अब बंदा बैठा है, सोचो इंटरव्यू पे बैठा है, ऐसे ऐसे बैठा, हाँ भाई एक ऐसे बैठा, एक बंदा बिल्कुल ऐसे करके बैठा, सो डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज टू असेस अपीयरेंस, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बंदा जब सामने आया और इंटरव्यू दे रहा है तो किस तरीके से वो बात कर रहा है, क्या उसका रिएक्शन है, जैसे बात कर रहे हैं आर्टिस्ट, हाँ जी क्या हाल है, हेलो सर, ये चीज, तो वो चीजें पता चल जाएगी हमें इंटरव्यू से। अपॉर्चुनिटीज टू इवैल्यूएट रैपर्ड बिटवीन कैंडिडेट एंड द पोटेंशियल बॉसेस, कि अगर एक बंदे का बॉस है, कंपनी है और एम्प्लॉय है, अगर इनकी बनती हुई आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल जो रैपर्ड मतलब एक तरह से क्या होता है, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही तो उसको जॉब नहीं देंगे। भाई मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मुझे सुन ही नहीं रहा, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, ये जवाब ही कुछ और दे रहा है, अपना ही घुमा के जवाब दिया जा रहा है, तो इसको तो मत ही रखो। ठीक है, एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ चल मैं खत्म करूँगा, ठीक है, ओके, हाँ जी गाइस।
ठीक है, सो ये तुम्हारा है अपॉर्चुनिटीज टू इवैल्यूएट रैपिड बिटवीन कैंडिडेट एंड द पोटेंशियल कॉलीग। अब आता है इंटरव्यू के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज इज टू ब्रीफ टू गेट टू नो कैंडिडेट। एक इंटरव्यू से हम बंदे को जान नहीं सकते वो कैसे है, ठीक है, पहला। दूसरा, इंटरव्यू इज एन आर्टिफिशियल सिचुएशन, के इंटरव्यू में आप सिचुएशन जो बनाई जाती है दैट इज आर्टिफिशियल। ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, सवाल पूछे जाएंगे। रियल लाइफ में कुछ और ही होता है, रियल लाइफ में काम कुछ और ही होता है, पूछा बहुत कुछ जाता है लेकिन काम वैसा नहीं होता, ठीक है। हेलो इफेक्ट फ्रॉम इनिशियल इंप्रेशन, मतलब पहले हेलो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, खाली इफेक्ट कि पहले इंप्रेशन से हम नहीं जज कर पाएंगे बंदा कैसा है। उसके बाद क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, ऑनेस्टी आर डिफिकल्ट टू असेस, कि बंदा सच्चा है कि नहीं, बंदा कितना मोटिवेटेड है, ये कैसे पता चलेगा पहले दिन? बंदा तो बहुत टींगे हाकेगा, जो भी इंटरव्यू देने आएगा वो तो बहुत झूठ बोलेगा, रच में झूठ बोलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप ग्रुप ऑफ पीपल, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं इन द सेंस के इस पॉइंट को भी छोड़ दो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं बाद में समझा दूंगा इसको। इसके बाद आ जाएगा लैक ऑफ इंटरव्यूअर प्रिपरेशन स्किल्स, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, कि अगर इंटरव्यूअर ही प्रिपेयर नहीं है तो क्या ये इंटरव्यू होगा? अच्छा, हमने इंटरव्यू करा दिया लेकिन इंटरव्यूअर ही प्रिपेयर नहीं है। अब ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं ईवाई में जॉब करता था, तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि हमारी टीम में रिक्रूटमेंट चाहिए थी बंदों की, तो मेरा जो सीनियर था वो किसी को भी बोलता था तू जाके इंटरव्यू ले ले उसका। अब वो एक 2 लड़कियां थी, एक लड़की थी शी वाज वेरी हम्बल, बहुत आराम से बात करती थी, समझती थी। एक लड़की थी बहुत रूड थी, अब वो रूड वाले जब इंटरव्यू लिया सबको मना कर दिया, 10 बंदों का इंटरव्यू लिया 10 के 10 को मना कर दिया कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। उसने पॉजिटिव देखा, उसने नेगेटिव देखा। जो हम्बल थी उसने जब इंटरव्यू लिए तो उसने देखा कि नहीं ये बंदा अच्छा है, चल जाएगा, ये कर लेगा। सो जब तुम खुद ही प्रिपेयर नहीं हो तो तुम इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। फिर जैसे कंपनी में जो टीम बनती है सिर्फ वो मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, मतलब क्या अगर बड़ा प्रोजेक्ट है ज्यादा लोग होंगे, मतलब क्या 3-4 लोगों की टीम होगी? डिपेंड करता है काम के में, ऑब्वियसली बात है। अगर काम ज्यादा तो ज्यादा बंदे होंगे, काम कम है तो कम बंदे होंगे टीम, ठीक है। सब्जेक्टिविटी एंड बायस, आप सोचो एक सीनियर है और बंदा इंटरव्यू ले रहा है, या सोचो एक एग्जांपल दे दो, जस्ट नॉट इस चीज को बहुत दिल से मत लगाना, जस्ट एन एग्जांपल। 2 यंगस्टर्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छे लेवल पे, एक बहुत ही स्मार्ट लेडी है इंटरव्यू में, और 4 लड़के आए थे उससे ज्यादा स्किल्ड थे। बड़ी लेडी आई, बड़ी स्मार्ट थी, बहुत सुंदर सी लड़की है, तो हो सकता है वो लड़की बोले यार इसको इंटरव्यू किसी को जॉब पे रख लेते हैं, हो सकता है, ऐसा भी होता है, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है ऐसा भी होता है बहुत बार कि लड़की स्मार्ट है इसको रख लो, ठीक है। सो वो भी हो सकता है। अब लड़कियां इंटरव्यू ले रही है, एक लड़का बड़ा डैशिंग सा हैंडसम सा है, इसी को जॉब रख रहे हैं, बाकी को छोड़ दो, ये भी हो सकता है। तो दैट इज इंटरव्यू में बायसनेस भी होती है। या फिर मैंने आके बोला सर जो आपके घर के पास वो लड़का है ना, वो मैं उसका हूँ, ये वो इंटरव्यू में, अच्छा तो उसको जानते आगे इसको, अच्छा वो अपने ही लड़के, अपने ही बच्चा हो, हाँ जी सर, अच्छा। तो जब बाद में सिलेक्शन होगा तो उसका फर्क पड़ जाएगा उस चीज, ठीक है, ये होता है। चलो, A has been asked to attend, इसका आंसर मुझे सिर्फ पूनम देगी। A has been asked to attend, तुम मुंह बना लो सर, आंसर देंगे सारे कहते हैं कि हम आंसर देंगे, तुम पहले क्या पूछ रहे, तुम्हें तो होना चाहिए कि वेरी गुड, मुझसे पूछे। A has been asked to attend a job interview. He has been told that he will be interviewed by financial director first, followed by human resource director. Which type of interview is A going to experience? सिर्फ पूनम बताएगी, पूनम जल्दी बताओ। सर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपको बताना जब रीजन बोलेंगे तब रीजन बताना, जल्दी बताओ, एक मिनट, पूनम 10 सेकंड है तुम्हारे पास। 10 9 चलो स्ट्रेस लेवल देखते हैं कितना है। 7 6 5 ध्यान से लास्ट की 2 लाइन पर 4 3 2 1 खत्म हो गया वो। फिर पैनल Not final. और अगले एक सेकंड बोलो, एक सेकंड बोलो, पैनल स्ट्रेस या पैरल, हाँ। क्वेश्चन क्या पहले बताओ, क्वेश्चन पढ़ा तुमने, बिल्कुल तुक्के अंदर तुक्के मारे, नहीं फिर क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन बताओ मैं। क्या पूछ रहा है। सर इसमें ये बोल रहा है कि A has been asked to attend with job ये इसमें पढ़ा है, मुझे बता he has been told
अरे बोलो कोई बात नहीं। He has told that he will be interviewed by finance director first. मतलब भाई पहले उसका इंटरव्यू लेता है फाइनेंस डायरेक्टर, फिर बाद में हमारे रिसोर्सेज डायरेक्टर। तो सर ये गोइंग टू तो सर 2-3 बंदे लेते हैं तो वो सजेशन हो गया ना एक तुम्ही ने मेरे से सवाल पूछा था उस टाइम पे और तुम्हें ही स्पेसिफिकली मैंने बताया था। मैं तभी तुमसे सवाल पूछा कि उस टाइम पे तुमने यही कहा था कि सर दोनों में फर्क क्या है। मैंने बताया था सक्सेशन होता है पहले एक इंटरव्यू लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पैनल होता है सारे एक साथ ले रहे इंटरव्यू। तो इसमें पहले एक बंदा ले रहा है, फिर दूसरा इंटरव्यू ले रहा है, तो आंसर होगा सक्सेशन, ना पैनल ना स्ट्रेस। तो ध्यान से पढ़ो। दिन ना होता तो सब एक साथ लेके तब हो जाएगा पैनिक। बहुत ध्यान से पढ़ो ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है, मस्ती नहीं मुझे चलती। बहुत ध्यान से पढ़ा था इस बार। तुमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ध्यान से तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तुम सिर्फ इंग्लिश पढ़ रही थी, तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रही थी। यू आर नॉट यूजिंग योर सेंस, यू वर जस्ट रीडिंग फाइनेंस डायरेक्टर ये वो पैनल। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता कि हिंदी में कन्वर्ट करो हर चीज को, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो नहीं समझ आया उसको हिंदी में कोशिश करो कन्वर्ट करने की। कि फाइनेंस डायरेक्टर फर्स्ट पहले इसने लिया, फॉलोड बाय ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर बाद में उसने लिया, लेकिन पहले इसने फिर इसने। और इसमें कौन सा होता है, ग्रुप तो हो नहीं सकता, पैनल भी नहीं हो सकता है पैनल, लेकिन अलग अलग करके इंटरव्यू लिए। स्ट्रेस तो होता है, घबराना वो तो इसमें लिंक ही नहीं। आंसर बता सक्सेशन के एक के बाद एक इंटरव्यू। और तुम्हें स्पेसिफिकली मैंने बताया पूरा वैसे मत करो प्लीज, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। ऐसे तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो इसका आंसर लिटरली दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन एसीसी। सबने इसका आंसर सही दिया, पूरा थोड़ा ध्यान से करो। मतलब मेरे को टारगेट ना कभी किसी और से पूछा करो पहले। सबने आंसर दे दिया था मेरे को, मैं सब बहुत ज्यादा डीप, उसने भी डीप बोला, मैं सबको चुप कराया इसको मतलब ऐसे मत करो, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए करो। चलो इसके बाद आते हैं गाइस सिलेक्शन टेस्टिंग। अभी था सिलेक्शन इंटरव्यू, मैंने अभी तक सिर्फ इंटरव्यू लिया है सबका। अब आता है सिलेक्शन टेस्टिंग। इससे मैं लोगों को टेस्ट कैसे कर सकता हूं, टेस्ट करने से मैं कैसे लोगों को सिलेक्ट करूंगा। देखो टेस्टिंग कैन बी अंडरटेकन ईदर बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू। द बेसिक टू टाइप ऑफ टेस्ट आर proficiency test and attainment test. These are used to examine the applicant's competences, skills and abilities in the areas that will be required in job we are applied for. मतलब for example जैसे सीए के लिए कर लिया था काउंसलिंग, सीए के लिए कर रहे हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एसीसी वालों से अगर पूछ लिया, बताओ F3 में इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। तो अगर तुम उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए जॉब में क्या है। अब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ अकाउंटेंट की जॉब पे तुम्हें हायर कर रहे हैं अभी के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट क्या है। तो तुमको मैंने कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, बताओ इसके एंट्रीज करो। तुमसे अगर एंट्रीज ही नहीं हुई मतलब कि तुम जॉब नहीं कर सकते। दैट इज तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में तो लिखा और सब कुछ कर सकते हो, इंटरव्यू में सही हो गया, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे तुम फेल हो जाओगे क्योंकि तुम एंट्रीज ही नहीं कर सकते। तो वो चीज है प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्टिंग। मतलब जो चीज हमें जॉब पे चाहिए वो चीज हम टेस्ट करेंगे बंदे की। उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक क्या होता है, these are more general and test psychological factors such as aptitude, intelligence, personality. Apart from जो चीज हमें जॉब पे चाहिए उसके अलावा बंदे की पर्सनालिटी क्या है। जैसे वही मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया था कि उससे बंदे को पता लगता है कि एप्टीट्यूड क्या है उसका काम के लिए। जैसे बोला था ना कि पानी लेके आओ, उसने बैल मार दी, वो चीज, ठीक है। There are range of specific tests that you need to be aware of including। अब इसमें टेस्ट क्या क्या होते हैं ध्यान से सुनना। पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट कि बंदा जनरली कितना इंटेलिजेंट है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है, पूरा नाम बताओ। नरेंद्र सिंह नहीं है, बहुत बंदे अगर बोलते हैं नरेंद्र सिंह मोदी, ही इज नरेंद्र मोदी। बहुत बंदे, मैं खाली फोन की बात में बहुत बंदे पूरा नाम है नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र मोदी है, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज तो मेजरिंग जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बंदे की क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट कि मेजरिंग द एबिलिटी टू डू द वर्क इन्वॉल्वड इन जॉब, कि जॉब में जो काम करना है क्या वो काम कर पाएगा या नहीं। जैसे मैंने अकाउंट का एग्जांपल दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्टिंग स्पेशल एबिलिटी के बंदे में स्पेशल एबिलिटी क्या है, जैसे मैंने वो नंबर द्वारा बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। साइकोमेट्रिक टेस्ट assess the thinking process of the person, जो मैंने बताया था पानी वाला एग्जांपल कि बंदे को बोला पानी लेके आओ, उसने ऐसे बोला और वैसे पानी लेके आया। तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट द एलिमिनेट कैंडिडेट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोई बंदे को कैंसर है
होना नहीं चाहिए, बट अगर बंदे को कैंसर है तो कंपनी उसको पहले ही निकाल देगी। अब लोग बोलेंगे क्यों नहीं उसको जॉब दे सकते, कि अगर बीच में उसको बार-बार बीमार हुआ तो उसकी जगह काम कौन करेगा? सर ये सबसे पहले होता होगा ना मेडिकल वाला तो? नहीं, मेडिकल बात में मेडिकल ये तो गवर्नमेंट में ज्यादातर सब में होता है, प्राइवेट में भी करते हैं। मेडिकल टेस्ट नॉर्मली करवाई देते हैं कि बंदे को हम इतना सारा काम दे रहे हैं, कल को छुट्टियां मारेगा, बहुत ज्यादा कुछ होगा तो काम कौन करेगा उसकी जगह पे? सो मेडिकल टेस्ट होता ही होता है। पहले तो वो देखेंगे बंदा केपेबल है कि नहीं, पहले ही मेडिकल करा लेंगे तो फायदा क्या होगा? हालांकि चीजें बोल देते हैं कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे एंड में जब कंफर्म होता है फिर मेडिकल टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तुमने 12th में भी यही पढ़ा था, मेडिकल टेस्ट लास्ट में होता। उसके बाद साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी टेस्ट, बेसिक एप्टीट्यूड प्रोफाइल्स कैन असेस थ्रू क्वेश्चनियर, कि सिंपल क्वेश्चनियर जैसे क्वेश्चनियर में बता दिया, बताओ लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए। अब इसे बता दो बंदे की मेंटालिटी क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। गिव योर 3 स्ट्रेंथ्स 3 वीकनेस। प्रभु 3 स्ट्रेंथ्स बता आपको क्या है, क्या अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बता के। स्ट्रेंथ मतलब तेरे को क्या लगता है कि तू जिस चीज में अच्छा है, बढ़िया है, तेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, और 3 वीकनेस बता जल्दी। स्लो, वीकनेस स्लो, वीकनेस लो, ठीक है, और ठीक है, सही है, परफेक्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर। और बता क्या पहले स्ट्रेंथ बता क्या है, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछे तुमसे तो एटलीस्ट यू शुड नो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। ताकि तुम बताओ स्ट्रेंथ कोई है ही नहीं। ऐसा तो हाथ ध्यान नहीं। सोचो ये चीजें लाइफ में तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई whenever you go for interview सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन होता है 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस। ये दोनों क्वेश्चन बंदे को बताते हैं कि बताने जाने वाला है कि नहीं। अब तुम बोलोगे तो उससे पूछा क्या चाहिए, पहले तो वीकनेस बता रहा है, इसको खुद की स्ट्रेंथ नहीं पता, वीकनेस पता है। तुमसे पूछो कभी एसएस कराई, किसी से पूछा चल अमन तू बता स्ट्रेंथ क्या है, तू बता। गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर की क्या अच्छी बात है। और वीकनेस है सर, मैंने 3 स्ट्रेंथ पूछी थी, एक बताइए है ही, एक ही बताइए। और मैं सोच रहा था वीकनेस है मतलब लो ग्रास्पिंग पावर, लो ग्रास्पिंग पावर, लेजी, और सारे होते हैं, वो तो सभी के हैं। और सर स्ट्रेंथ और नहीं कोई बात नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम घर से नहीं तो तुमसे पूछूंगा मैं। घर से तुम्हें लिख के लानी है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, और वो चीज तुम्हें पूरी लाइफ काम आएगी। स्ट्रेंथ एक्टिव, कुछ भी एक्टिव ठीक है, हो सकता है, दैट कैन बी स्ट्रेंथ एक्टिव। मैं कहता हूं आई एम एक्टिव। पूनम तुम बताओ स्ट्रेंथ और वीकनेस। बहुत अच्छी व्यू, अच्छी शिल्पी क्लास को है नहीं बताओ पूरा जल्दी मजाक सीरियसली। हमसे इंटरव्यू में ऐसे तुम पूछे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम ऐसे बोलोगे आई कैन स्लीप मोस्ट। हाँ ये कैन बी स्ट्रेंथ, आई कैन मैं बहुत लेजी हूं, दिस कैन बी स्ट्रेंथ एज वेल। नहीं करते हैं गाइस, आई एम नॉट किडिंग। कुछ लोग इस चीज का नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। एग्जांपल, आई एम वेरी लेजी, तो इंटरव्यू पूछेगा कि इज दिस योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, दिस इज माय स्ट्रेंथ, हाउ लेजीनेस कैन बी अ स्ट्रेंथ। वो पूछेगा लेजीनेस मींस आई ट्राई टू फाइंड इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग। काम भी करो, जल्दी करो ताकि सो जाओ। इट वाज अ वे ऑफ बेनिफिट्स। तो दैट इज समथिंग, अपने नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना लो। चलो आई गेस तुम बताओ स्ट्रेंथ वीकनेस फटाफट से। नहीं आते बोल दो, नहीं बताओ, नहीं बताओ, सबने ऐसे बोलो। हाँ बताइए। चलो सब तुम बताओ स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ से पहले तो मैं बहुत कॉमिटेड हूँ, जो भी लाइफ में जो भी चाहिए तो उसके लिए गुड बहुत गुड गुड। आगे सेकंड के एक तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं किसी से भी मिलूँ और हालांकि मैं फ्रेंड्स बन जाती ठीक है, हूँ, गुड। ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा ये स्ट्रेस भी है और वीकनेस भी है कि मैं बहुत इमोशनली वेट करती हूँ हर चीज़ के लिए। ठीक है, और वीकनेस बताओ। वीकनेस तो मैंने जैसे बताया इमोशनली वेट करती हूँ। Second? वन है। सेकंड ये कि मैं कम टाइम में बहुत सारा कुछ करना चाहती हूँ, जो ये हमेशा जैसे हमें नीचे डालता ठीक है। है। ये वीकनेस भी हो सकती है और स्ट्रेंथ भी हो सकती है। हाँ। और तीसरा है कि मैं अगर किसी के साथ अटैच होता हूँ तो उससे जल्दी क्या हाँ करना चाहिए, उससे जल्दी अलग होना था। अब देखो जैसे ही आंसर दिया शबनम ने, ऑल्दो चाहे दिस इज इमेच्योर आंसर बट स्टिल हिंदी में दे रहे हैं, हिंदी में दे देती हूँ मैं। तो मैं सबसे अच्छी हूँ, मैंने तो बोला इंग्लिश में, सबने हिंदी में दिया। तो ऐसे ये बहाने पर मारो तुमने, मैं बहुत अच्छी हुई है तुमने। तो बेसिकली देखो गाइस, जैसे अब जैसे शबनम ने आंसर दिया, देखो इससे क्या चीज होगी, पहली बार जो इंटरव्यू है उसको पता लगेगा कि शी इज प्रिपेयर्ड, एंड दूसरा
इससे पता लग रहा है कि शबनम की मेंटालिटी क्या है कि जब वो जॉब पे आएगी, अगर उसको जॉब अच्छी लगेगी, हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो हमारे साथ ही रहेगी, नहीं छोड़ के जाएगी। शबनम ने स्ट्रेंथ बोली कि इज वेरी कमिटेड, शी इज वेरी कमिटेड, मतलब अगर उसको कोई भी काम देंगे तो वो जैसे मर्जी करके करेगी। वीकनेस पता लग गया, तो इन चीजों से इंटरव्यूअर पहले ही पहचान लेता है कि बंदा कैसा है। अब कई लोग जो होते हैं वो रट के आते हैं तीन चीजें ऑनलाइन देख के, स्ट्रेंथ ये 3, वीकनेस ये 3। अब शबनम ने कोई चीज रट्टा नहीं मारा, तो शी इज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो लोग रट्टे मारते हैं स्ट्रेंथ क्या है, आई एम एक्टिव, जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम एक्टिव, तो बोलेगा अच्छा एक्टिव स्पोर्ट्स क्या करते हो, कुछ नहीं। एक्टिव है बंदा, कोई स्पोर्ट्स नहीं करता, फिर एक्टिव क्या होगा? रात को हैं एक्टिव ना ऑनलाइन वाला एक्टिव, ठीक है। अच्छा दूसरा मैंने स्ट्रेंथ दिया कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, अच्छा बात करके दिखाओ, क्या बात करो भाई। तो ये चीज है, तो पता लग जाता है बंदे के बारे में। तो ये चीजें होनी ही चाहिए, एंड वो आते हैं काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। चलो एनीवे चलिए एक बार बैठ के कीजिए। कौन सा? साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि बंदे का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए बंदे का। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको किसी सिचुएशन में डालें या कोई चीज बताएं कि कैसे होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं इसका, बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू में क्वेश्चन था, एक सीए से पूछा गया था, बताओ 1+1 क्या होना चाहिए। जो भी हो यू शुड बी एबल टू गिव सपोर्ट फॉर आंसर। तूने बोला 11 क्यों, क्या क्या बैक है सर? बैक मतलब ऐसे कोई मैथ्स का बैक तो नहीं, मतलब फ्यूचर मेंटालिटी रखता हूं, मतलब बड़ी सोच रखता हूं। ये क्या है 1+1 11 का तो कोई फ्यूचर वाला हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? सर 1+1 2 होता है, 1+1 11 होता है सर मैं बताऊं, तो मेरे को लगा ऐसे कोई आंसर 1+1 तो 2 होता है और 1 और 1 11 होता है। इसका क्या लिखा इंटरव्यू से क्या लिखा, मैं कैसे जज करूं तुम्हें? तो इसका मतलब है कि तुम मेरे को घुमा रहे हो। सर टीम वर्क क्वेश्चन को 1+1। अरे मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि 1+1 एक्सप्लेन करो, आंसर बताओ 1+1 क्या हो सकता है? 2। अब जिस से 2 बोला सबको बाहर निकाल दिया। एक सीए है, तो मुझे 1+1 क्या होता है, आपको क्या चाहिए बताओ, उतना मैं बना के दूंगा। मतलब इट्स नॉट एन आंसर, बट स्टिल एक सीए का काम क्या होता है, नंबर से खेलना। उसने मुझे 1+1 क्या होता है, बोला आपको कितना चाहिए, उसने बोला 1+1 को मुझे 141 बना, उसने इसको 440। मतलब कुछ भी चीज है, मतलब अब उसने पूछा था तो क्या करके दिखा, चलो ठीक है। अब तुम्हें पता है तुम 141 बना सकते हो, ठीक है मैं आपको 1+1 141 बना के रहा हूं। कैसे, ये लो, आपने ये थोड़ी बताया था कि कुछ नहीं कर सकते, जैसे मर्जी करो। 1+1 10 कैसे हो सकता है, ये लो। आपको क्या चाहिए, ये दिस टाइप ऑफ आंसर, दिस इज साइकोमेट्रिक टेस्ट कि बंदे का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। अब ये चीज जब होगी जान की, अगर बंदा सोचो तुम्हें ऐसे आंसर देगा तुम क्या बोलोगे, बड़ा सही बंदा है यार, मतलब कंपनी में इसको हम कोई सिचुएशन देंगे ये तो बड़े सही आंसर देगा उसमें। ये चीजें होती है, सो दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही हुआ था जब इंटरव्यू हो गए 1+1 तो जिसने 2 बोला सबको बाहर भेज दे जाओ। बंदा कह रहा है मैं 2 बोलते हो बाहर निकाले थे, 1 और 1 11 पता क्यों है, रीजन दे क्यों है 11। सर वो 2 वाले को तो बाहर निकाल दिया तो 11 ही होगा, ठीक है। एक आंसर क्या होता है पता नहीं सर, जो थे उनको तो निकाल दिया। एक ही 1+1 लोग सोच लेंगे यार वो तो 2 भी नहीं बोल सकता, 11 वाला भी निकल गया, हम बोलो तो क्या बोलो। एक बंदा ने उसने बोला आपको क्या चाहिए, अब उसने पूछा अच्छा कैसे कर सकते हो चेंज, ऐसे, ये चीज होती है, ठीक है। चलो एनीवेज, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं सारे सिलेक्शन टेस्ट। अब इसके बाद आता है असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर्स क्या होता है, असेसमेंट सेंटर्स इन्वॉल्व कैंडिडेट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय trained assessors as they are given selection of pre-programmed exercises or trials. These exercises में भी मतलब बेसिकली क्या होता है, अब असेसमेंट सेंटर क्या होता है, जहां पे कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है कि बंदे का मेंटालिटी कैसी है। जैसे क्या होता है असेसमेंट सेंटर एक्चुअली ऐसे होता है, कई बार कुछ गेम दी जाती है, मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें पता चलेगा उस चीज का। जैसे मेरे साथ ये चीज हुई थी व्हेन आई वाज इन जॉब, नॉट जॉब, व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब, तो उन्होंने बोला पहले हमारा गेमिंग सेशन है। गेमिंग सेशन में क्या हुआ, उन्होंने एक टीम बनाई एंड लकीली आई वाज द लीडर ऑफ दैट टीम, मेरे को कैप्टन बना दिया उन्होंने। तो वो क्यों बनाया था कैप्टन, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो भाई सारे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है यहाँ पे, आगे काफी लंबा एरिया था, मतलब जितना आगे दीवार तक है उससे आगे लंबा एरिया था। तो मेरे को फ्रिस्बीज होती है ना, फ्लाइंग डिस्क, मेरे को वो फेंकनी आती है।
तो सबने बोला कि पॉइंट क्या था, क्वेश्चन क्या था, मतलब गेम क्या थी। हम 10 बंदे थे, ठीक है। जो कैप्टन होगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो फ्लाइंग डिस्क इस एरिया में फेंकेगा, इतना सा एरिया, ठीक है। उसके बाद फ्लाइंग डिस्क फेंकने के बाद सब लोगों को उस डिस्क के ऊपर चल के ही वो क्रॉस करना है। आप नॉर्मल एरिया पे पैर नहीं कर सकते। जितने लोग क्रॉस करेंगे उतने पॉइंट्स मत करेंगे। जैसे 10 बंदों ने क्रॉस कर लिया 1 मिनट में तो 10 पॉइंट, ज्यादा क्रॉस कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सॉरी ये गेम थी। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला अगर आपका फॉर एग्जांपल अंदर कुछ खराब हो गया तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके 10 पॉइंट कटेंगे, 10 पॉइंट आपके कटेंगे और आप वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप अंदर जाके एक ही बार अंदर जा सकते हो और आप वो ठीक कर सकते हो। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, बहुत कंफ्यूजिंग थी लैंग्वेज थी। तो हुआ क्या, अब फ्रिस्बीज में मेरे को आता है फेंकना, बट दूर दूर तक सारे एक ही लाइन में लगे विद सेम डिस्टेंस, बहुत मुश्किल है। तो हुआ क्या, दूसरी टीम के बंदों ने फ्रिस्बी फेंकी, एक बड़ी दूर दूर फेंकी, तो लोग जंप करने लगे। ये भी बोला था अगर फ्रिस्बी टूट गई तो भी पॉइंट कटेंगे, तो काफी चीजें थी, ठीक है। तो अब मेरी बारी आई, मेरी मेंटालिटी थोड़ी उल्टी चलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रिस्बी सारी ऐसे ही रख दी, मैं लिटरली ऐसे रख दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबने बोला सारी टीम भाई तो पागल है, खड़ जाओ। तो सबने क्या हुआ, फ्रिस्बीज फेंकी, मैंने ऐसे ही रख दी सारी की सारी। उसके बाद क्या हुआ, वो सबने फ्रिस्बीज फेंकनी स्टार्ट कर दी। जितनी देर में वो फेंक रहे थे मैंने फ्रिस्बी रखी, मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला मेरे 10 नंबर काट लो, मैं अंदर जा रहा हूं। मैं अंदर गया और मैंने सारी ठीक से लाइन में लगा दी, क्योंकि उसने यही बोला था एक फ्रिस्बी को हिलाने के 10 पॉइंट है। उसने कहा था एक बार अंदर जाने के 10 पॉइंट कटेंगे आपको। तो जितनी देर में वो फ्रिस्बियां फेंक रहे थे उतनी देर में मैंने उससे आधे टाइम में मैंने सही से फ्रिस्बी रख दी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। अब एक बार देखिए दूर दूर लोग जंप कर रहे हैं, टूट रही है फ्रिस्बी, एक ही ऐसे से कदम जा रहे हैं, अगली यहां अगली यहां, मेरी बिल्कुल सीधी थी। और मेरा जो स्कोर आया 1 मिनट में, मेरा स्कोर आया था आई थिंक 30 समथिंग, मतलब माइनस करने के बाद, और सबके थे 12 13 14 15 ऐसा, जो 5 टीम थी। सो ये ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इस टाइप से हम लोगों को असेस कर सकते हैं। और इसीलिए शायद मुझे वो जॉब पे रखा था कि उन्होंने मेरे को असेस कर दिया कि इसकी थिंकिंग क्या है। तो दिस मींस कि मेरे को उन्होंने फिर आगे भी जो 2-3 स्पोर्ट्स है तो मेरे को लीडर बनाया था कि आप ही बताओ, दैट मींस दिस इज हाउ यू कैन लीड अ टीम। एम्प्लॉय होता है चलने वाला, लीडर कौन होता है, जो चला सके लोगों को, वो चीज थी ऐसी, ठीक है। तो ऐसे असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, वहां पे क्या क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होगी लोगों की, एक टॉपिक देंगे कि उसके बारे में डिस्कस करो। तो जिसका पॉइंट सबसे अच्छा लगा, जो लगा के ग्रुप पे भारी पड़ रहा है, जैसे मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, बताओ तुम्हें बोला गया कि टॉपिक है, इसके बारे में कोई जवाब दो, स्टार्टिंग में तुमने बोला, तुम आपस में बहस कर रहे हो, सही बहस कर रहे हो, गलत बहस कर रहे हो, तो किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है, किसने सही पॉइंट दिया। एक बंदा है वो टू दी पॉइंट आंसर देगा, मेरा तो ये है, ऐसे कर लो। एक है जो गलत बोल रहा है फिर भी नहीं यही होगा, होना ही ये चाहिए, तो वो चीजें लिखी जाती है। प्रेजेंटेशन, उनसे प्रेजेंटेशन करवाई जाएगी, क्वेश्चन उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमुलेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, रिटन टेस्ट, उनसे रिटन टेस्ट होगा उनका, गेम्स होगी, स्पीचेस दी जाएगी, पीयर रेटिंग मतलब कि दूसरे कलीग से पूछा जाएगा कि वो बंदा कैसा है, दूसरे एम्प्लॉय, दूसरे बंदे से पूछा जाएगा कि आपके वो बंदा कैसा है। जैसे रूडीज में होता था ना कि बताओ किसको बाहर निकालना है, वैसे पीयर रेटिंग, सेल्फ अप्रेजल, अच्छा आपने खुद के बारे में जज करके बताओ कि आप कैसे हो। रोल प्ले एक्सरसाइज, जैसे आपको बोला गया कि कुछ भी सिचुएशन डाल दी कि आप मैनेजर हो, ऐसा हो और ये सिचुएशन हुई है, अब एक्ट लाइक यू आर सिटिंग इन ऑफिस, बताओ कैसे रिएक्ट करोगे। वो चीज आप मैनेजर जूता ऊपर रखे टेबल, हाँ भाई इधर, वो चीज, ठीक है। ये सारी चीजें होगी, नॉट यू नीड टू रीड इन डिटेल, वो पढ़ लेना। अब आता है लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के नुकसान क्या है, व्हाट आर द नुकसान ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग वेदर इन ग्रुप्स और एज इंडिविजुअल हैज सेवरल ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, नहीं वो ठीक है, बट ड्रॉबैक्स से ज्यादा हो सकते हैं। देयर इज ऑफन नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एबिलिटी इन द टेस्ट एंड एबिलिटी इन द जॉब। अब ऐसी गेम जो करी थी उसका जॉब से क्या लिंक है, पहला। दूसरा, दे आर सब्जेक्ट टू कोचिंग एंड प्रैक्टिस एफर्ट। अगर एक बंदा पहले ट्रेनिंग करके आ चुके इन सब चीजों की, जैसे अगर सोचो मैंने ट्रेनिंग करी होती पहले, तो ऑब्वियसली मैं सबसे एक्सेल करता। सो दे आर सब्जेक्ट टू कोचिंग एंड ट्रेनिंग। बंदे का दिमाग कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग करी हुई तो कर ले। नेक्स्ट, इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। इस टेस्ट के रिजल्ट को चेक करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होगा। उसके बाद many tests can be highly subjective, especially personal tests, कि वो काफी सब्जेक्टिव होते हैं, बंदे को बंदा डिपेंड करते हैं।
अब एक मैनेजर को 10 क्वेश्चन ही पता है, वो अब बंदा ही बिल्कुल अलग टाइप का आलोक से कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इट मे बी डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड बायस फ्रॉम द टेस्ट, कि बायसनेस को बाहर निकालना मुश्किल है। बायसनेस तो वही जाती है, बायसनेस मतलब कि पलना भारी है, इन द सेंस कि इसी बंदे को रखना है, साइड लेना उस बंदे की, वो चीज की वो तो हो ही जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रोसेस है हमारा रेफरेंस। टाइम हो गया, एक सेकंड। रेफरेंस के बाद चलो अभी यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मंडे को करेंगे।